गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से उसी एनर्जी के साथ है। तैयार हो सब? क्या हुआ, थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है ना। इस क्लास से कम आपको हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही इजी इजी से टॉपिक है, ऑनलाइन ही कम हो गए। हाँ, स्टार्ट करते हैं अपन। सरप्लस, ठीक है। सरप्लस दो टाइप के पढ़े होंगे आपने, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है ना। कौन कौन से? बस तुम मैं जो कराऊं उसके बाद अगर ये डाउट रह जाए तब मेरे को पूछ लेना, ठीक है ना। स्टार्ट कराने के बाद जब मैं टॉपिक क्लियर करा दूं पूरा, उसके बाद अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो बता देना। हर चीज़ आपको पूरे देसी तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, देसी तरीके से बिल्कुल, है कि नहीं। कोई इतने अपने हार्ड एग्जाम्पल नहीं लिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़े थे? प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस की बात आती है तो सीधी एक डेफिनेशन आती है, ठीक है ना। क्या आती है? एक डेफिनेशन आती है। लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस की बात आती है तो उसमें दो टाइप्स होते हैं उनके, वो आते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसी जो कंडीशंस दे रखते हैं, ये कंडीशन होगी तो ये टाइप ज़्यादा होगा, ये टाइप ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए कि आप बैठे हो और आपके मन में आ रखी है कि ये मेरे को मोबाइल लेके आना है, बहुत अच्छा मोबाइल है। आपने किसी के साथ वालों के साथ देखा होगा, पास देखा होगा कि ये मोबाइल अच्छे फीचर है और इसके अगर 15,000 रुपये देने पड़े तो मैं दे दूंगा, ठीक है। आई समझ में? आई समझ में कुछ? ये तो समझने वाली क्या बात है, ये तो नॉर्मल बात है, इसमें भी नहीं बोल रहे कि आपका मन कर गया कि मोबाइल लेके आना है कि इसके 15,000 रुपये दे दूंगा मैं। आप शॉप पे गए, ठीक है ना, उसकी प्राइस पूछी, ठीक है ना, प्राइस नहीं पूछी, उसकी वैल्यू पूछी इन मॉनेटरी टर्म ठीक है ना, उसकी वैल्यू पूछी है किसमें, तो वो क्या हो गई? ऑटोमेटिक प्राइस हो गई उसकी, ठीक है ना। आपने उसकी प्राइस पूछी तो वो बोला भैया ये कितने का है? 10,000 रुपये का है, ठीक है ना। कितने का है? 10,000 रुपये का। और आपकी यूटिलिटी किसके बराबर थी उस मोबाइल की? 15,000। और एक्चुअली में कितने मांग रहा है वो? आप भाग के 10,000 रुपये दिए और मोबाइल खरीद लिया, ठीक है ना। कुछ फायदा हुआ कंज्यूमर के? कुछ फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ? ठीक है। तो ये चीज होती है कंज्यूमर सरप्लस। बस, बहुत हंस रहा है ठीक है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि क्या अपन कोई कमोडिटी के क्या पे करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्या अपन उसका पे करना चाह रहे हैं और एक्चुअली में क्या पे किया है, उसके बीच का डिफरेंस, वो क्या है अपना कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। कोई कमोडिटी का कितना पे करना चाह रहे थे अपन, ठीक है ना, और कितना अपन ने पे किया है, एक्चुअली में कितना पे किया है, वो बीच का डिफरेंस होता है, वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। आई समझ में सबको? कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं है? अब एक चीज बताओ, अगर प्राइस कोई भी कमोडिटी की हाई होगी, बढ़ेगी, तो कंज्यूमर सरप्लस घटेगा या बढ़ेगा? कैसे घटेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल। ये भाई मेरे को पसंद आ गया भाई, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है ना। कैसे बढ़ेगा, कोई बताएगा? ठीक है ना। मान लीजिए कि वो एक 10,000 रुपये का मोबाइल था और आप 15,000 सोच के गए थे, ठीक है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस कितने हजार का हुआ? 5,000। उसकी प्राइस बढ़ गई, अगर 12,000 हो जाती तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होता? तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सरप्लस, तो प्राइस के साथ कंज्यूमर सरप्लस का, कंज्यूमर सरप्लस ये होता है कि कोई आप कोई कमोडिटी का कितना पे करना चाह रहे हैं, कि सोच के जाते हैं कि ये कमोडिटी की अपने लिए यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर ये चीज़ मेरे को इतने में मिली तो मैं क्या कर लूँगा, इसको खरीद के ले आऊँगा, परचेज कर लूँगा, ठीक है ना। एक्चुअली में आप मार्केट में गए, शॉप पर उसकी प्राइस पूछी तो वो क्या आप सोच के गए उससे क्या थी? कम थी,
ठीक है ना। मान लीजिए कि आप 15,000 रुपये सोच के गए मोबाइल का कि 15,000 रुपये इसके मैं दे दूंगा, और सोच के जाते हैं अपन, बहुत बार अपने कपड़े वगैरह लेने जाते हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं, अपन सोच उससे अगर कम मिल जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो आपने 10,000 रुपये में मोबाइल मिल गया, ठीक है ना, तो बीच का गैप कितना है 5,000। अगर वो 15,000 मांगता तो ये आप पे करते या नहीं करते, क्योंकि यूटिलिटी किसके बराबर थी आपकी, 15,000 के बराबर ही थी, ठीक है ना। तो वो बीच का गैप क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। अगर प्राइस बढ़ती है उस कमोडिटी की तो अपना कंज्यूमर सरप्लस जैसे जैसे क्या होता रहेगा, घटेगा, ठीक है ना, गैप कम हो जाएगा कंज्यूमर, बस और कुछ नहीं है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। अब बात आती है प्रोड्यूसर सरप्लस की, किसकी, प्रोड्यूसर सरप्लस की। ये क्या होता है, अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ठीक है, वीट है, ग्राम है, या और कोई दलहनी या तेल वाली फसलें हैं, ठीक है ना। तो हर इंसान जो भारत में रह रहा है या कोई कंट्री में रह रहा है वो प्रोड्यूस तो नहीं करता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंडस्ट्रीज वाले जो भी उद्योगपति है, ठीक है ना, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो अपन नहीं करते, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। मेनली रूप से होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, जो प्रोड्यूस करने वाला उसको क्या फायदा, क्या लाभ है, ठीक है ना। अगर अपन ने क्या किया है कि खेत है 3 क्विंटल, अपन को घर में रिक्वायरमेंट है किसकी, वीट की, और अपना प्रोड्यूस भी 3 ही क्विंटल हुआ है, तो अपना कोई सरप्लस होगा, ठीक है, क्योंकि जितना कमाया है उतना तो अपन खा जाएंगे, है कि नहीं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि जब कोई भी प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है ना, जो नॉन प्रोड्यूसिंग सोसाइटी या कम्युनिटी है उसके लिए जो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, समझ रहे हो। जैसे किसान है, अपन ने वीट प्रोड्यूस करते हैं, घर पे 10 क्विंटल 20 क्विंटल रख ली, और जो भी 100 क्विंटल हुई है तो 80 क्विंटल कहाँ जाएगी, वो कोई प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास तो जाएगी नहीं, ठीक है ना। अपने बेच के आएंगे, वो कहाँ जाएगी, जो कोई प्रोड्यूस नहीं करता या कोई सर्विस में है, ठीक है ना, या कोई बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूस नहीं करता उसके पास जाएगी। तो फार्मर्स का वही क्या हो गया, सरप्लस हो गया। घर पे जो कंजप्शन हुआ वो क्या हुआ, सरप्लस नहीं है, वो तो फैमिली रिक्वायरमेंट है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट जब नॉन प्रोड्यूसिंग सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड करवाता है जितना, वो क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। समझ में आ गई। जैसे मैंने बताया 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस करी, ठीक है ना, 20 क्विंटल तो अपने घर पे रख ली, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, या अपनी फैमिली मेंबर है उनके लिए, ठीक है ना, या कोई और मांगने वाला है या जो भी आते हैं उनको दान पुण्य के लिए। उसके बाद जो 80 क्विंटल बिकी बची अपने पास, वो क्या है, अपना सरप्लस है। जो प्रोड्यूस करेगा उसका वो सरप्लस है, उसको बेच के वो लाभ कमा सकता है कि नहीं। समझ गए प्रोड्यूसर सरप्लस, एनीवन, समझ गए सब, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया, आपको पता चल गया कि जो प्रोड्यूसर कम्युनिटी सोसाइटी, जो नॉन प्रोड्यूसिंग सोसाइटी है, उनके लिए जो प्रोड्यूस प्रोवाइड करवाती है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, ठीक है ना। ये कितने प्रकार का होता है, मार्केटेड सरप्लस, नाम थोड़ा लग रहा है क्या, देखा देखा तभी बोल रहे हो। सुबह तो सब डोरमेंट थे, ठीक है ना। और दूसरा ये दो चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, देखा भी होगा आपने, ठीक है ना। तो मार्केटेड यहां से पकड़ो इसको, और इसको एबल से। ईडी कब लगती है, सब एएफओ की तैयारी कर रहे हो तो बताओ, सेकंड फॉर्म कब आती है, कब, जब कोई काम हो गया होता है ना, जब कोई काम हो गया होता है, आगे समझ में। और ये क्या है, एबल, एबल का मतलब एबिलिटी, ठीक है ना, योग्य, जो भी है एबिलिटी किसी की या योग्यता, है कि नहीं। यहाँ ये तो क्या हो गया, जो काम हो गया, ठीक है ना, ये क्या होती है, योग्यता, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक, कोई दिक्कत,
ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखना, आप ये चीज कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है ना। शादी कहीं तो ऐसा होगा, शादी पे फेरों पर भी ये याद करेगा मार्केटेबल है, मार्केटेड सरप्लस, ठीक है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो। देखो अपना टोटल प्रोडक्शन कितना है, मान लीजिए कि टोटल प्रोडक्शन 100 क्विंटल है कोई चीज का। कितना है टोटल प्रोडक्शन कोई भी प्रोड्यूसर के, कितना है, अपन किसान की बात करेंगे, ठीक है ना, कितना है, 100 क्विंटल है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें घर में कितने 6 मेंबर है, ठीक है ना, 6 मेंबर है। उसके पास क्या है, 5 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है। आगे समझ में, ये चीजें ध्यान में रखना, आगे काम में आएगी जब मैं इसके भी कोई चीज काम में आएगी, तो इसीलिए बता रहा हूं। 2-3 एनिमल है उनके, ठीक है ना, कुछ दान दाताओं के लिए भी यूज रखते हैं। तो 20 क्विंटल उन्होंने क्या कर लिया, फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए रख लिया। आई समझ में, 20 क्विंटल क्या कर लिया, फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए रख लिया। अब कितना बचा, अब इसकी योग्यता यह है कि ये 80 क्विंटल अपना प्रोड्यूस मार्केट में बेच सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है ये, मार्केट में बेच, पक्का 80 क्विंटल, इतनी योग्यता है इसकी कि 80 क्विंटल ये माल या प्रोड्यूस अपना मार्केट में बेच सकता है। जरूरी नहीं है बेचे या न बेचे, घर पे रखे, जो भी है, लेकिन बेच सकता है। आगे समझ में, इसकी योग्यता है इतनी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मार्केटेड या मार्केटेबल। आगे समझ में, कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत, आगे समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केटेबल। तो मार्केटेबल क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन में से, ठीक है ना, टोटल फैमिली रिक्वायरमेंट अपनी क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो जो बचता है शेष वो क्या होता है, मार्केटेबल। कोई दिक्कत, पक्का लिख दोगे, पूछ लिया तो, मार्केटेबल सरप्लस इज, ठीक है ना, कई बार आ जाता है मार्केटेबल सरप्लस इज, फिर नीचे ऑप्शन में आ जाता है TR माइनस R रिक्वायरमेंट, जो 1-2 ऑप्शन और दे देंगे। ऐसा आपको अरुण कात्यान में मिलेगा क्वेश्चन एक, ठीक है ना, किसी ने पढ़ी है तो, ठीक है। तो मार्केटेबल सरप्लस कितना हो गया अपना, पक्का पता है आपको, 80 है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक किसान है जिसने क्या हुआ, 60 क्विंटल बेच दिया, ठीक है ना। एक किसान था, उन्होंने क्या किया, 80 में से 60 क्विंटल बेच दिया। कितना रख लिया घर पे, 20 क्विंटल और रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, ये हो सकता है क्या ये। एक फार्मर था, उसने 80 क्विंटल का 80 क्विंटल ही बेच दिया, ठीक है ना, आगे समझ में। और एक फार्मर ऐसा था कि जिसने 90 क्विंटल बेच दिया भाई, किस तरह से कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है, ठीक है ना, बताऊंगा मैं, करेंगे, सब कुछ लिखा है ना वो। अब देखो, एक था जिसका मार्केटेबल सरप्लस कितना था, 80, तो उसने क्या मार्केट में कितना बेच दिया, 60 क्विंटल, ठीक है ना। तो ये 60 क्विंटल मार्केट में ट्रॉली भर के ये बेच के आ गया, ठीक है ना, ट्रॉली भर के लेके गया है और मार्केट में बेच के आ गया। तो ये क्या है, काम कर दिया इसने, ठीक है ना, पैसे ले आया, जितना माल बेच के, ये प्रोड्यूस बेच के पैसे ले, अपना सरप्लस था वो बेच के पैसे लेके आ गया उसका, तो वो क्या हो गया, मार्केटेड, ठीक है ना, मार्केटेड। जो एक्चुअली में मार्केट में अपन क्या करते हैं, सेल करते हैं जो प्रोड्यूस, वो क्या होता है, मार्केटेड। एडी मैंने बताया ना, जो काम कर दिया अपन ने, ठीक है ना, योग्यता थी, उसमें से इतना काम अपन ने कर दिया, ठीक है ना, आगे समझ में। तो मार्केटेड क्या होता है, जो एक्चुअली में मार्केट में अपन ने जो सेल कर दिया ना, वो क्या हो गया, मार्केटेड, ठीक है, आगे समझ में। ये 80 क्विंटल क्या है, मार्केटेबल है या मार्केटेड, और ये 80 क्विंटल, ये कहीं बीच में ऐसे ही बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं ठीक है ना, पता ही नहीं चल रहा, मार्केटेबल, मार्केटेड, ठीक है ना। और ये 90 क्विंटल क्या है,
मार्केटेबल की भी आवाज आ रही है कुछ लोगों की। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब मार्केटेड और मार्केटेबल का समझ में आ गया, नो डाउट। किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो, अपना था मार्केटेबल सरप्लस कितना था, ईडी लगा देता हूं मैं इसके आगे, ठीक है ना, सॉरी एबल लगा देता हूं और इसके आगे ईडी, समझ जाओगे, ठीक है। अब यहां मार्केटेबल कितना था और मार्केटेड कितना है, तो मार्केटेबल ज्यादा है या मार्केटेड ज्यादा है? पक्का? यहां मार्केटेड ज्यादा है कि नहीं, है ना? बोल नहीं रहा है, उनसे क्या समझूं मैं, बताओ। ठीक है, या दोनों इक्वल है? यहां क्या है, मार्केटेबल क्या है, ज्यादा है, किससे? ठीक है। और यहां क्या है, मार्केटेबल और मार्केटेड क्या है, दोनों क्या है, पक्का इक्वल है। एक बार लिखो मत कॉपी में, बोल दिया ना, एक बार समझो। और यहां क्या है, तीसरी कंडीशन में यहां मार्केटेबल क्या है, ज्यादा है, कम है, किससे कम है? ठीक है ना। कौन बोल रहा है आपसे? ठीक है ना, मेरे से तो कोई कम नहीं है यहाँ, मेरे को पता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, मार्केटेबल ज्यादा है मार्केटेड से, एक ये सिचुएशन होती है, ठीक है ना। एक सिचुएशन ये होती है कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना, होती है ना। कभी अपन स्टोरेज करके घर रख लेते हैं कि ये बाद में बेचेंगे, है कि नहीं? कब रख लेते हैं, जब अपन उस चीज के, जब अपने पास पहले से ही थोड़ी बहुत अपनी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, ठीक है ना, तब अपन रख लेते हैं कि पैसे नहीं चाहिए, ये स्टोरेज करके रख लेते हैं, है कि नहीं? ऐसे होता है ना। ये मोस्टली कौन करते हैं, जो लार्ज फार्मर होते हैं ना, वो ये चीज करता है। आगे समझ में? लार्ज फार्मर होता है ना, जो बड़ा किसान होता है, या उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी हो, वही रख सकता है। जिसके पास रहने के लिए एक मकान है, वो कहाँ रखेगा बेचारा 20 क्विंटल? आगे समझ में? जिसकी या तो वो क्या है, लार्ज फार्मर है, और लार्ज फार्मर है तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ठीक है ना। तब क्या होगा, मार्केटेबल ज्यादा होगा या कम होगा, और मार्केटेड क्या होगा, पक्का। तो ये कंडीशन किस में होती है, या तो फार्मर्स क्या है, या उसके पास क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर यहां तक? किसी को भी कोई 1% भी, कोई ऐसे चुपचाप बैठे हैं ना, मेरे को लग रहा है या तो इनके 101% समझ में आ रही है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। तो फिर और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, फिर भी ऐसे बोल बैठे हैं अब तक, कोई दिक्कत नहीं है, और जोर से, ठीक है ना। तो बोला करो। अब क्या है, यहाँ क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये किस केस में हो सकता है, कोई आप एक एग्जांपल बताओ, अपना देसी एग्जांपल, जो क्या है, जितना अपना प्रोड्यूस एबिलिटी होती है उतना ही क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। बहुत सारी ऐसे आपके पास एग्जांपल हो। कैश क्रॉप, मुख्य कैश क्रॉप हो जाती है अलग। और दूसरी होती है जो पेरिशेबल नेचर की जितनी भी कमोडिटी होती है ना, अपन मान लीजिए कि कोई वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, हरी मिर्च, ठीक है ना, मिर्च का क्या कर रहे हैं अपने, चिल्ली का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब चिल्ली मान लीजिए कि अपनी 100 क्विंटल हुई है, तो अपने घर पे 20 क्विंटल फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए रख लेंगे क्या? है? तो क्या करेंगे उतनी मिर्च का, मिर्च तो थोड़ी सी भी काफ़ी है, ठीक है ना। तो वो पेरिसेबल नेचर की जितने भी कमोडिटी होगी ना, उसका क्या होगा, है क्या होगा, मार्केटेबल एंड मार्केटेड सरप्लस क्या होगा। यह एक इसमें बोल देते हैं मीडियम फार्मर्स, जो, ठीक है ना, क्या मीडियम फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या रख देते हैं। अब पेरिसेबल में कौन कौन से आ जाते हैं, मिल्क का अपना एग्जाम्पल ऐसे देते हैं वो, ठीक है ना, कोई वेजिटेबल का दे दिया, या कोई कैश क्रॉप का दे दिया, या कोई मिल्क वगैरह का दे दिया। मेन रूप से पेरिसेबल कमोडिटी याद रखना। उसमें क्या होता है, मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस इक्वल होता है। मिल्क का एग्जांपल ले लो अपन, ठीक है ना। मिल्क क्या अपने जितना भी, जैसे 10 किलो है किसी के घर में, शाम को 10 किलो दूध निकाला,
तो उसमें से क्या किया, चाय के लिए सुबह रख लिया या पीने के लिए शाम को 2 लीटर रख लिया। अब 8 लीटर बच गए। जो 8 लीटर बच गया वो ऐसा नहीं है कि अगले संडे को या मंडे को बेच के आएंगे, करते हैं क्या, वो हाथों हाथ ही ले जाके डेयरी पे लो, ठीक है ना, है कि नहीं। तो जितना अपना मार्केटेबल सरप्लस कितना था 8 kg, और 8 kg का 8 kg अपने क्या कर दिया, एक्चुअली में बेच के आ गए। ठीक है, आई समझ में राम कहानी या नहीं आई, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है कि हम मार्केटेबल सरप्लस कितना है, कितना है 80 क्विंटल, ठीक है ना, और मार्केटेड कितना है, तो मार्केटेबल ज्यादा है या मार्केटेड, मार्केटेड। तो ये 10 क्विंटल कहां से लाया भाई, ये जो फैमिली रिक्वायरमेंट थी वहां से अपने बच्चों का पेट मोस के लेके आया, है कि नहीं। पेट मोस के मतलब क्या, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, समझ रहे हो, तनाव में आके ही बंदा क्या है, जो घर पे रखी हुई चीज लेके आया है, ठीक है ना, जो इसने घर के लिए रखी, अपनों के लिए रखी, और अपनों के लिए रखी हुई चीज ये बेच के आएगा, सोच लो कोई मजबूरी में बेचता है अपनों की चीज, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये फार्मर्स क्या था, या तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स था, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। ये दूसरी किस में बेच गया, स्ट्रेस में, ठीक है, छोटा फार्मर्स था, कर्जा था, इसको बेचना था कि 90 क्विंटल अगर बेचेंगे तभी अपना क्या होगा, कर्जा, या कोई जो कर्जा जिसे ले रखा था वो उसकी टांग खींच रहा था बार बार, तो इसलिए ये बेचने आया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, जब मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल से क्या हो, ज्यादा हो, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एक नाम सुना है डिस्ट्रेस सेल, ठीक है ना, डिस्ट्रेस सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उस पर जितने स्टार लगाने हैं ना लगा लो, डिस्ट्रेस सेल लिखो, डिस्ट्रेस सेल में कंडीशन, मैं एक ही चीज लिखा रहा हूँ, एक लाइन लिखा रहा हूँ, ये देखना, ठीक है ना, एक ही लाइन लिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, डिस्ट्रेस सेल। ऐसी बेहुदी हरकत नहीं, ये रोएगा पछताएगा नहीं, ये बाद में, घंटे बाद में, जो भी है रोना पछताना ये बाद में कर लेना आप, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं पछताएगा, पछताओगे आप, रोएगे घर वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, ठीक है ना, और आप ऐसे कर्म कांड कर रहे हो तो रोगे, घर वाले तो रोएंगे ही, ठीक है ना, और आप बाद में पछताओगे घर वालों को रोते हुए देख के, ठीक है ना। डिस्ट्रेस सेल में क्या होता है बताओ, ये रटाऊंगा मैं ये चीज, मार्केटेड कम होता है किससे, मार्केटेड कम होता है किससे, मार्केटेड किससे, पक्का, तो ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा आता कहां से है, जो फैमिली रिक्वायरमेंट है उससे, ठीक है ना, पेट मोस के ये 10 क्विंटल बेच के आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रेस सेल। और दूसरा आता है स्मॉल और मीडियम, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द यही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो इसको प्रभावित करने वाले कोई कारक हो सकते हैं क्या, मार्केटेबल और को, मार्केटेबल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हो सकते हैं क्या, मार्केटेड कुछ नहीं होता है, तुम ट्रॉली भर के लेके गया मार्केट में बेच के आ गया, वो मार्केटेड है बस, ठीक है ना। एक्चुअली में जो बेच गया है उसके पैसे ले आया तुम घर पे, वो क्या है, अब उन पैसों से शादी करेगा, ठीक है ना। अब देखो इनको प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं क्या कुछ, एक चीज बताओ मेरे को, कि अगर परिवार में कितने मेंबर्स थे, 6, ठीक है ना, अब दोनों बच्चों की शादी हो गई, कितने हो गए, अरे उन लड़की और लड़के 2 थे, तो लड़के की शादी होगी तो हो गए, तो लड़के बहू आ गई तो 6 के चाहिए, ठीक है ना, भाई बहन दोनों की शादी हो गई ठीक है, कितने बचे, ठीक है, 6 के 6 ही है, ठीक है ना, लेकिन अब उनके एक सुपुत्र हो गया तो कितने हो गए, 7, ठीक है ना कितने हो गए, अब 7, 6 थे, अब कितने हो गए 7, वो भी क्या डोलू है पूरा, 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल खा जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, कितना फैमिली रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी,
हाँ, फैमिली रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, मार्केटेबल सरप्लस कम हो या ज़्यादा, कम हो जाएगा, तो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर फैमिली मेंबर साइज ऑफ फैमिली बढ़ा तो अपना मार्केटेबल सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है कि एक बढ़ा तो दूसरा कम हुआ। आई समझ में। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कितनी थी अपने पास, 5 हेक्टेयर, ठीक है ना, अब अपने 7 हेक्टेयर हो गई, तो अपना मार्केटेबल सरप्लस बढ़ेगा या घटेगा, पक्का बढ़ेगा, ठीक है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है ना, क्या आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, तो मार्केटेबल सरप्लस बढ़ेगा या घटेगा। अगर एक चीज बता कि नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है ना, तो अगर वो नुकसान पहुंचाती तो ले आता क्या उसको तो अपन जिस पे बात करें उस पे लगेगी वो ठीक है ना। अब हाई यील्डिंग वैरायटी आई है, ठीक है ना, तो अब बताओ उससे सरप्लस बढ़ेगा या नहीं घटेगा, बस। तो अगर ऐसा आती कोई लो यील्डिंग वैरायटी कोई निकालता है क्या तो सुनिए क्या कभी है, तो नुकसान कैसे पहुंचाएगी। तो नई टेक्नोलॉजी आएगी ना, वो कोई चीज बढ़ाने के लिए, फायदे के लिए ही आएगी, नुकसान के लिए कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो नई टेक्नोलॉजी आएगा, इनोवेशन होगा, तो अपना प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा, बढ़ेगा, पक्का, ठीक है। अब एक चीज आती है प्राइस, प्राइस कैसे प्रभावित कर सकती है मार्केटेबल सरप्लस को। ये पूरा बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जो इंसान प्रोड्यूसर है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सोच रहा है कि आज प्राइस आई है, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं होगी, ठीक है ना, उससे आगे जाके कम ही होगी, तब क्या होगा, मार्केटेबल सरप्लस घटेगा या बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो जो फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए रख रखी है वो ही बेच देगा कि आगे और खरीद लेंगे, सस्ती होगी तो, है कि नहीं। अब फिलहाल महंगी है तो वो बेच देगा सारा, कोई 2 4 दिन 15 20 दिन का अन्न रखेगा ठीक है ना, बाद में और खरीद लेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, मार्केटेबल सरप्लस बढ़ेगा। अगर वो सोच रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगी प्राइस, आज प्राइस क्या है, कम है, आने वाले दिनों में क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा, ठीक है ना। आगे समझ में, आगे बेचेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो घर के रिक्वायरमेंट के लिए है सारा, ठीक है। आई चीज समझ में, प्रोड्यूसर सरप्लस, कोई दिक्कत किसी को, कोई एग्जाम में आ गया तो जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना कभी भी कोई क्वेश्चन को, ठीक है ये तो समझ में आया हुआ है उस दिन का, चलो लपेट देते हैं इसको, तो ठीक है ना, ऑप्शन पूरे पढ़ा करो। ऐसे बहुत बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपन गलत करके आते हैं और आके माथा पकड़ के रोते हैं। जब बस में बैठते हैं ना एग्जाम दे के, तो अपने 80 क्वेश्चन सही होते हैं, बस में बैठने के बाद जैसे घर पहुंचते हैं तो 65 के करीब आ जाते हैं, और घर जब पहुंच के, ठीक है ना, कोई आंसर की कोचिंग की देखते हैं जब 45 पे आ जाते हैं ठीक है ना, फिर अपन ये बोलते हैं 45 एकदम सही है, 3 4 में डाउट है ठीक है ना, है कि नहीं। जब एक चीज याद रखना, एक ये तो थंब रूल है, क्या, जिस दिन अपन को आ रहे हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं हुए तो अपना सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। जिस दिन अपन पढ़ी है उस चीज में से क्वेश्चन गलत नहीं किए, जिस दिन अपना सिलेक्शन है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप, कोई सिलेक्शन होता है ना वो इसी तरीके से होता है। प्राइस का आ गया समझ में, इतने में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चलो। इसमें एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक हो रहा है मार्केट स्ट्रक्चर, पढ़ा है क्या कभी, क्योंकि उसमें एक ऊपर से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आता है, तो वो और 5 10 मिनट की क्लास है तो मैं, हाँ ये कंडीशन लिख लो आप, ठीक है ना, दोनों तीनों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, एक ही लिखाई है मैं, ये कंडीशन लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, विद इन 25 सेकेंड। कोई लोग तो खुश हो रहे हैं कि ठीक है मैंने लिख लिया पहले ही।
रणजीत सिंह के मौज है, आराम से सो रहा है। लिख लिया? ठीक है। अब एक चीज आती है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मार्केटेबल सरप्लस, नहीं नहीं नहीं, ये बता दिया ना, लार्ज फार्मर होगा, रिच फार्मर होगा, और उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ठीक है ना, और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। या हो सकता है प्राइस का इफेक्ट पड़े उस पर, बताया ना मैंने अभी, हो सकता है वो सोच के वो, ठीक है ना, और कोई कंडीशन। अब आता मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो उसको डिग्री ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड किया उनको, मार्केट स्ट्रक्चर को। पढ़ा है क्या कभी? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? वेरी गुड। है, अर्पिता दास ने नहीं पढ़ा, सिर्फ लारिया नहीं पढ़ा। साउथ की तो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, ये तो पढ़ते ही नहीं है हमारे वाले तो, ठीक है ना। रियल में साउथ की इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे के मार्केट को दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से बहुत कम है कि क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है आगे और क्लासिफाई किया उनको किस किस में? मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। ये चार प्रकार से मार्केट को डिवाइड किया। अब अपन परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, ठीक है ना। कंपटीशन कहाँ होगा? अगर कोई बंदा अकेला बैठा है तो वहां कंपटीशन होगा क्या? कंपटीशन कहाँ होता है? जहां क्या हो? दो या दो से ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट इन मार्केट, ठीक है ना। बहुत सारे सेलर्स होंगे मार्केट में और बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे खरीदने वाले होंगे, बहुत सारे बेचने वाले होंगे, ठीक है। आगे समझ में पहले, क्योंकि ये पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है ना। तीन तो अजम्पशन दे देंगे और एक नहीं देंगे। या ये पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ए अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ऐसे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन में, एग्जाम में। तो पहले तो क्या होता है उसकी कंपटीशन कहाँ होगा? जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन मार्केट, ठीक है ना। बहुत सारे क्रेता और विक्रेता क्या होंगे? बाजार में उपस्थित होंगे, ठीक है ना। आगे समझ में। तो मान लिया कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में है, ठीक है ना, लेकिन वो अलग अलग प्रोडक्ट रख रहे हैं। जैसे एक शूज की शॉप आ गई, एक क्लॉथ की आ गई, एक रिटेल की और अलग परचून की आ गई, दूसरी किसी और की आ गई, फूड ग्रेन की आ गई। तो बहुत सारे सेलर्स तो बहुत सारे हैं, वो अलग अलग चीज बेच रहे हैं, बायर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन कंपटीशन होगा क्या? तो कब होगा कंपटीशन? जब उनके पास प्रोडक्ट क्या हो? सेम हो, ठीक है ना। आगे समझ में। जैसे 10 शॉप है, 10 सेलर है, ठीक है ना, 10 सेलर है, तो उनके पास क्या है? सबके पास प्रोडक्ट क्या हो? सेम हो। तो क्या होना चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स के साथ साथ वहां प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? होमोजीनियस, आइडेंटिकल। आगे समझ में। प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? होमोजीनियस, ठीक है। मान लीजिए कि ये इतने सेलर्स है और उनके पास प्रोडक्ट भी क्या है? होमोजीनियस है, ठीक है ना। फिर कंपटीशन हो जाएगा। आप बहुत सारे एग्जाम देने वाले बच्चे हो एएफओ में, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम देने वाले बच्चे हो, सेम एग्जाम है एएफओ का, लेकिन कंपटीशन कितने % के बीच में होता है? जो तैयारी करता है, ठीक है ना, जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। अपन हर एग्जाम से पहले बोलते हैं ना कि एक 10,000 फार्म भरे हैं, उसमें तो 3,000 पढ़ने वाले हैं और 7,000 ऐसे ही हैं, ठीक है ना। उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तभी तो कंपटीशन से बाहर है, ठीक है ना। अगर यहाँ ठीक है होमोजीनियस प्रोडक्ट है और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर जो बायर्स और सेलर्स हैं, ये सेलर्स है, ये सेलर्स है, इनको आपस में नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, किसका? कि इसके पास प्राइस क्या है, ये प्रोडक्ट की क्या प्राइस ले रहा है। आ गया समझ में। सेलर से हम मार्केट में जाते हैं, 10 शॉप होती है लाइन में, तो अपन को पता नहीं कि उस आगे वाली शॉप पर क्या प्राइस है,
उससे बीच वाले पर क्या प्राइस है, इधर क्या प्राइस है, तो अपन जाते ही पहले दुकान से काउंट वाले से खरीद के ले आए, तो कंपटीशन हुआ क्या? कंपटीशन हुआ नहीं। अपन वो दे 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये क्या महंगी दे रहा है, ठीक है ना, अपन को नॉलेज नहीं है और मार्केट के बारे में, जो इधर शॉप है उनके बारे में पता नहीं है, अपन यहीं से खरीद के आगे, तो कंपटीशन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। और उनको पता नहीं है, ये पागलों को, इनको भी नॉलेज नहीं है कि इससे इससे क्यों ले जा रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। ये मस्त बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक दाग ग्राहक आए इधर वाले इससे खरीद के ले गए, ठीक है ना। तो जरूरी क्या है, ठीक है ना, क्या जरूरी है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द सप्लाई, डिमांड और प्राइस के बारे में, ठीक है ना, ठीक है ना। किसको? सेलर्स और बायर्स को प्राइस, सप्लाई और डिमांड जो मार्केट में है उनके बारे में भी परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। आई समझ में? अगर उनको नॉलेज नहीं है, यहीं से खरीद के ले जा रहे हैं, तो कंपटीशन नहीं होगा। आगे समझ में? कौन कौन सी 3 एजम्पशन आगे समझ में? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, ठीक है। अब चौथी चीज है, अभी भी कंपटीशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप बोलो सर क्या करना पड़ेगा और कंपटीशन के लिए? कंपटीशन के लिए ये करना पड़ेगा, ये 10 शॉप वाले हैं मान लीजिए, ठीक है ना, ये 11वें को आने नहीं देते, ठीक है ना, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, आगे समझ में, कि अपन ने ये प्राइस लेनी है, ठीक है ना, ये सारे क्या है, हाई प्राइस ले रहे हैं सारे, ठीक है ना, उन्होंने कार्टेल बना लिया एक, जो हाई प्राइस ले रहे हैं कंज्यूमर से, ठीक है ना। उनको भी पता है, अब उनको नॉलेज है, क्योंकि इस दुकान पे जाएंगे तो भी ये प्राइस, इस पर जाएंगे तो भी ये प्राइस, तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं अब, आगे समझ में, क्योंकि दूसरा कोई अंदर आ नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें अगर ऐसा होता है कि थोड़ी सी भी किसी को ऐसा लगा कि वो प्राइस हाई ले रहा है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो दूसरी फर्म क्या कर जाएगी, मार्केट के अंदर एंटर कर जाएगी। जैसे फिलहाल एक सेक्टर में हो रहा है अपने एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड वाले में, ठीक है ना। लोग क्या सोचते हैं, पेस्टिसाइड की शॉप कर लेंगे बहुत फायदा है, क्यों? क्योंकि लोग अनाप शनाप जितने भी है मर्जी है इतनी प्राइस वसूल कर रहे हैं किसानों से, ठीक है ना। तो नई नई फर्म आ रही है हर दिन, कोई न कोई शॉप नई, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि वहाँ फ्री एंट्री और एग्जिट कर सकता है कोई भी, आगे समझ में। अगर इनको मिला कि प्रॉफिट इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो कोई नई फर्म क्या कर सकती है, मार्केट के अंदर इंटर कर सकती है। अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो बाहर जा सकता है, किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट इनटू द मार्केट, ठीक है ना। चौथी एजम्पशन क्या हो गई, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन मार्केट, ठीक है ना। पांचवी एजम्पशन होती है जिसमें इन जो फर्म है इनमें काम करने वाले लोग हैं, लेबर या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या इस मार्केट से दूसरे मार्केट में फ्री जा सकते हैं, एक फर्म से दूसरे फर्म में फ्री जा सकते हैं, आ सकते हैं, गतिशील मोबिलिटी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये प्रमुख 5 क्या कैरेक्टरिस्टिक किसके होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब बात आती है प्राइस डिसाइड की, किस मार्केट में प्राइस डिसाइड कौन करता है। अब बात आएगी अपनी जो इलास्टिसिटी पड़ी थी उसकी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ क्या है, बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट भी है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एक जैसे प्रोडक्ट है, तो क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके जैसा दूसरी शॉप पे, उसके जैसा ही उस शॉप पे है, ठीक है ना, एक से ऐसी चीजें हैं तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, समझ में आ गई। तो एक जैसी चीजें हैं। अब ये मानो कि यहाँ प्राइस कौन डिसाइड करेगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, बायर्स को पता है सब चीज का, कितनी सप्लाई है, कितनी प्राइस है, कितनी डिमांड है, ठीक है ना। तो यहाँ प्राइस कौन डिसाइड करेगा, सेलर्स या बायर? बायर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। बायर उतनी प्राइस देगा उसको जितनी रीजनेबल है, क्योंकि मान लीजिए कि ये शॉप वाला है, इसने क्या अचानक 20 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है ना, उसके पास कितनी डिमांड हो रही थी, 50 यूनिट कोई कमोडिटी की डिमांड हो रही थी, इसने अचानक कितने क्या कर दिया कि उसकी डिमांड बढ़ गई, तो इसने क्या कर दिया, 20 रुपये प्राइस हाई कर दी, ठीक है ना। यही सामान इनके पास भी मिलता है सबके पास, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या होमोजीनियस है, सेम सामान मिलता है सबके पास। तो अब बायर्स को पता है कि भाई साहब इसने तो 20 रुपये बढ़ा दिए, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, आगे
ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, इन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी डिमांड कितनी कम हो जाएगी, मामूली सा 20 रुपये या 10%, 20% मान लेते हैं कि इसने 20% क्या हुई, प्राइस बढ़ा दी, तो 50% इसकी डिमांड कम हो गई, ठीक है ना। तो अब इधर ये 50% इधर शिफ्ट हो गए दूसरी साइड, तो इसने थोड़ी सी भी प्राइस कम की तो डिमांड क्या हो गई, थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड क्या हो गई इसकी, डिक्रीज, और बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। अगर 1 रुपये बढ़ाएगा तो इसको 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देंगे लोग, ठीक है ना, वो क्या सामान दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिक या लेस इलास्टिक या मोर इलास्टिक, पक्का मोर इलास्टिक है, कि इसने थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ा देते हैं अगर अपन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो अपनी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट है। क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब ऐसी चीज़ें जो मार्केट है उसमें पूरे मार्केट में यही चीज़ है, सेम चीज़, तो वो सेम चीज़ वो 20 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये भी महंगी क्यों खरीदे, है कि नहीं, तो सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो फोर्सली उसको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्राइस वापिस है कम करनी पड़ेगी, तो वापिस ये ले रहे हैं उतनी प्राइस इसको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ फोर्सली कौन करता है, प्राइस डिसाइड कौन करता है, बायर्स ही करते हैं, ठीक है ना। और जो क्वांटिटी है, आउटपुट है, वो कौन करता है, सेलर्स करता है वो, तो ठीक है ना, कितना प्रोड्यूस किया जाए परफेक्ट कंपटीशन। और इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है, लेस या मोर, मोर, ठीक है ना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाएगा या घटाएगा, अगर इसने मान लीजिए कि इसने क्या किया 2 रुपये घटा दिए, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, बहुत ज़्यादा ये सारे इधर आ जाएंगे कि भैया उस दुकान पे सस्ती मिलती है। यार अपन भी ऐसा ही करते हैं, कपड़े लेने जाते हैं ना, कोई एक आधी दुकान अपने ऐसे होती है कि उस दुकान पे सस्ता मिलेगा, थोड़ा अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ठीक है ना। इनफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो तो बहुत आगे की चीज़ें हो जाती है, ठीक है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, टीसी बराबर टीआर होता है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ये ध्यान रखना है, एमसी बराबर एमआर, ठीक, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आगे की है, मतलब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन, एएफओ में इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, या कोई भी एग्जाम है। उसके बाद आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है ना। क्या आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये समझ गए क्या, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पहला आता है मोनोपोली। क्या आता है, तो मोनोपोली में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सारा। उसमें क्या होता है, एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक सेलर होगा तो वो क्या करेगा, सब कुछ अपनी मर्जी से, ठीक है ना, सब कुछ अपनी मर्जी से। तो क्या होगा, वन सेलर होगा, बहुत सारे बायर्स होंगे, ठीक है ना। तो अब उसमें कोई दूसरा आ भी नहीं सकता, कोई दूसरी फर्म मार्केट में इंटर भी नहीं कर सकती। इसमें तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या थी, कोई दूसरी फर्म इंटर कर सकती थी, लेकिन उसमें या तो सुना है आपने पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है ना, ये सारे क्या मोनोपोली होती है, ठीक है ना। तो उसने वो काम कर लिया तो दूसरा नहीं कर सकता कोई, ठीक है ना। लाइसेंस ले आया मार्केट में तो वो दूसरा उस मार्केट में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ होती है, ठीक है ना। तो मोनोपोली में क्या आता है कि एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, और कोई फर्म इंटर नहीं कर सकती, मतलब पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्रतिबंधित होती है, ठीक है ना। आगे समझ में। और क्या था इसमें, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते, ठीक है ना। कोई क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ें वही रख रहा है बस, और किसी के पास वो नहीं मिलेगी उस मार्केट में, ठीक है ना। तो वही एक ही बंदा है जिसके पास वो चीज़ें हैं। जैसे आपने सुना होगा पटाखे की दुकान मार्केट में लगभग एक लाइसेंस लेके आ जाता है भैया, वो अपनी मनमर्जी के प्राइस लेता है पटाखों के, है कि नहीं। तो वो ठीक है ना। और भी एग्जांपल बहुत सारे हैं मोनोपोली के, कोई बता दो एक आधा और। हाँ लेती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वो तो, जो बड़े बड़े लोग जाते हैं उनके लिए अच्छी प्राइस लेते हैं वो, ठीक है ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले। गवर्नमेंट रेलवे, कोई रेलवे 5-6 है क्या, रेलवे बोर्ड कितने हैं, मनमर्जी के प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, किराया है कि नहीं।
और वो भी अलग अलग डिवाइड करके कि ये इसमें सीट थोड़ी अच्छी लगा दी तो ये स्लीपर हो गई, ये फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, है कि नहीं। ये भी एक चीज़ होती है कि एक ही कंज्यूमर से, एक ही कमोडिटी के जब एक सेलर अलग अलग प्राइस क्या करता है, वसूल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। मूल्य डिस्क्रिमिनेशन क्या होते हैं, शोषण करना उसका, ठीक है ना। तो वो क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो किस में होता है, मोनोपोली में होता है ओनली। क्यों होता है, क्योंकि वो मोनोपोली है तो वो अलग अलग प्राइस ले सकता है, ठीक है ना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस में होता है, मोनोपोली में होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग, अगर स्टेडियम है, स्टेडियम में ऊपर वाली सीट के अलग पैसे, नीचे से आगे वाली के अलग पैसे, है कि नहीं, ये मोनोपोली है उनकी, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं वहाँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है किसमें, मोनोपोली में, ठीक है ना। तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा, सेलर, ठीक है ना। अपने को वो चीज़ लेनी है क्योंकि अब वहाँ क्या है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है उसके, आगे समझ में। अगर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, उसने कोई एक कॉमोडिटी के 50 रुपये बढ़ा दिए या 150 रुपये बढ़ा दिए, तो डिमांड कितनी कम हो जाएगी, या 150% बढ़ा दिए तो डिमांड कितनी कम हो जाएगी, ज्यादा फर्क है नहीं पड़ेगा। क्यों, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, उसके जैसी कोई वस्तु है नहीं, खरीदनी पड़ेगी अपन को। हो सकता है थोड़ा एडजस्ट अपने कर लें, ठीक है ना। अब लाइट है, बिजली है, हाँ हाँ बिजली है, ठीक है ना, लाइट इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। इसमें क्या है, ऐसे थोड़ी है घर घर में प्रोड्यूस हो रही है, कोई इसका मार्केट तो है नहीं, कोई एक आधे 2 लोग 3 लोग जो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तब उसकी अगर उसने रेट बढ़ा दी पर यूनिट, तो अपन क्या करेंगे, पहले दोनों भाई बहन अलग अलग रूम में पढ़ते थे, ठीक है ना। अब क्या एक रूम में पढ़ने जाए, एक बल्ब बंद कर देंगे, मामूली सा फर्क पड़े। ऐसा नहीं है कि घर से लाइट कनेक्शन कटा देंगे वो है क्या ये, ठीक है ना, सही है ना। तो वो क्या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कितने भी प्राइस बढ़ा दे, थोड़ा बहुत डिमांड उसकी कम होगी। तो इलास्टिसिटी क्या होगी मोनोपोली मार्केट में, क्या होगी, लेस इलास्टिक, ठीक है। आई समझ में, कुछ राम कहानी। इलास्टिसिटी कहीं काम में आ रही है, ये बहुत काम में आती है, इलास्टिसिटी बहुत काम में आती है, ठीक है ना। अब वो परफेक्ट कंपटीशन वाले कोने वाली दुकान वाले को नहीं पता होता कि तूने इतनी 1-2 रुपये प्राइस बढ़ाई है तो तेरी इतनी ज़्यादा डिमांड कम हो गई, ठीक है ना। तो उसे इलास्टिसिटी नहीं निकालता तो वो क्या करता, 2 रुपये, सॉरी 2 रुपये ज़्यादा में ही बेचता, ठीक है ना। तो उसके काम आई इलास्टिसिटी हो, ठीक है ना। और जो टैक्स है ना, टैक्स लेते हैं, उनके भी बहुत काम आती है उस पर इलास्टिसिटी की। अपन ने कितनी टैक्स बढ़ाई तो अपना रेवेन्यू कितना ज़्यादा हुआ या कम हुआ, वो सब लोग उस काम में आती है, ठीक है ना। तब क्या हुआ, एक होता है मोनोप्सोनी, कपड़ा है मोनोप्सोनी। आजकल क्या मोनोपोली को छोड़ के एग्जामिनर क्या करने लग गया, मोनोप्सोनी दे देता है। और मोनोप्सोनी देते ही अपन ने पहला ऑप्शन ये आता है कि वन सेलर इन मार्केट, ठीक है ना, सिंगल सेलर इन मार्केट। अपने पहले उधर उधर देखते ही नहीं है, पहला टिक चलो गया ये तो, ठीक है ना। देख, लेकिन जब वो मोनोप्सोनी को ही अपन क्या पढ़ते हैं, मोनोपोली पढ़ते हैं। और जब बस में आके बैठते हैं, साथ वाला बोले ये तो मोनोप्सोनी था, अरे यार मरवा दिया, ठीक है ना। तो मोनोप्सोनी में क्या होता है, उसमें मोनोपोली में तो क्या, एक सेलर, लेकिन उसमें क्या होता है, एक बायर, ठीक है ना, ओनली वन बायर लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है ना, मोनोप्सोनी। ऐसा एग्जांपल बताओ मेरे को एक, जिसमें क्या खरीदने वाला तो एक है, बेचने वाले बहुत सारे हैं। बताओ बताओ कोई, खरीदने वाला एक है, चिप्स मान ले, खरीदने वाला तू एक है, बेचने वाले हम सब सारी दुकान वाले मार्केट में। जो इंडस्ट्री होती है अपने देखते हैं ना बाहर इंडस्ट्री, ठीक है, जैसे शुगर मिल है, ठीक है ना। शुगर मिल क्या, खरीदने वाली एक है, बेचने वाले किसान कितने हैं, बहुत सारे हैं ना। ये किसका एग्जाम्पल है, अब शुगर मिल कहीं भी दिखे आपको तो आप सीधा डायरेक्ट निशाना कि ये क्या है, यहाँ मोनोप्सोनी हो रही है, ठीक है ना।
आगे समझ में। एक होता है बाइलेटरल मोनोपोली। क्या होता है? बाइलेटरल मोनोपोली। वो क्या होती है? जिसमें एक ही सेलर होता है और एक ही बायर होता है, वो अपना काम करते हैं, ठीक है ना। एक ही सेलर होता है और एक ही बायर होता है, वो क्या होती है? बाइलेटरल मोनोपोली, ठीक है। आई समझ में मोनोपोली की कहानी। ड्यूपोली भी लगभग सेम इसी तरीके से है। ड्यूपोली में क्या होते हैं कि दो सेलर्स होते हैं, ड्यूपोली दो बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। आगे समझ में। और सेम कंडीशन क्या होती है? लेस इलास्टिसिटी उसमें भी होती है, क्योंकि दो ही होते हैं, वो तो अपने आपस में समझौता करके प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोपोली में फ्यू बायर्स, नहीं फ्यू सेलर्स, ठीक है ना। फ्यू सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है ना। किस में होता है ये? ओलिगोपोली में। एक ओलिगोपोली में होता है किंग डिमांड करो, सुना है क्या कभी? किंग डिमांड करो, कि जो भी डिमांड करो चलता रहता है। जैसे ये चल रहा था डिमांड करो मार्केट में, तो अचानक क्या हो जाता है वो, ठीक है ना, ये यहाँ किंग बन जाता है उसमें, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, और ये तो बहुत लंबी चौड़ी क्लास है, उस पर पूरी एक लेक्चर है, ठीक है ना। लेकिन किंग डिमांड करो किस में होता है? ठीक है, ये याद रखना इतना। क्योंकि ओलिगोपोली में क्या, फ्यू सेलर होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, अपना कार्टेल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो वो कार्टेल बना के अपनी प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ उनके ये आ जाता है कि प्राइस डिसाइड कौन करेगा। जैसे 10 सेलर है, ठीक है ना, 3 से 10 हो सकते हैं उसमें, तो 10 सेलर है, उसमें अब प्राइस डिसाइड कौन करेगा? वो बोले मैं करूँगा, एक वो दूसरा बोले मैं करूँगा, वही होगी। तीसरा बोले मैं करूँगा, वही होगी। तो कोई मेथड होती है उसकी, या तो कोई डोमिनेट फर्म हो तो वो प्राइस डिसाइड करेगी, क्योंकि उसकी क्या है, डोमिनेट है वो सबके ऊपर, तो उसकी माननी पड़ेगी, है कि नहीं। या कोई एक्सपीरियंस फर्म है जिसको काफ़ी अनुभव है मार्केट का, वो क्या करेगी, प्राइस डिसाइड करेगी। तब सबसे अच्छा कौन सा है दोनों में, डोमिनेट या एक्सपीरियंस वाले में? ठीक है ना, एक्सपीरियंस वाली फर्म जो जिस मेथड से अपन क्या करें प्राइस डिसाइड करेगा मार्केट, वो क्या है, सबसे अच्छे। ये भी क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा, क्योंकि थोड़े बहुत होंगी, ठीक है ना। ओपेक का नाम सुना है क्या? ओपेक, ओपेक ओपेक जो पेट्रोलियम संघ है, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं ना जो कंट्रीज, उनका एक ग्रुप है ओपेक। वो यही करते हैं सब, क्या है, ये अपना एक कार्टेल बनाया हुआ उनका, तो वो इस रेट से अपन क्या करेंगे, तेल को सेल करेंगे, ठीक है ना। उसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात आती है मोनोपोलिस्टिक, लास्ट में क्या आती है? और ये ड्यूपसोनी और ओलिगोपसोनी भी होता है। ड्यूपसोनी और ओलिगो, इसमें क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू ओलिगोपोली और ड्यूपोली, ठीक है ना। ड्यूपोली में तो क्या था, दो सेलर थे, और ड्यूपसोनी में दो बायर्स, ठीक है ना। और ओलिगोपसोनी में फ्यू बायर्स, ठीक है ना। अब आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक में फर्क क्या होता है, सारी सेम चीज चलती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाली, ठीक है ना, सिवाय किसके, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होता है उसमें। प्रोडक्ट क्या होता है, डिफ्रेंशिएट, उससे मिलता जुलता, ठीक है ना। ब्रांडिंग समझ में आ रही है? जैसे मोबाइल कोई सैमसंग का है, वीवो का है, एक मार्केट में है तो मोबाइल, लेकिन उसमें क्या थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, ब्रांडिंग अलग अलग ब्रांड की, ठीक है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, किसमें, एग्जाम में, कि मोनोपोलिस्टिक की अजम्पशंस कौन सी है, ठीक है, या कौन सी नहीं है। उसमें एक प्राइस डिफरेंशिएट हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट आपको जरूर दिया होगा, या हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, और सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, इसमें थोड़ा क्लोज सब्सटीट्यूट होता है। क्यों? क्योंकि है तो मोबाइल, हो सकता है सैमसंग का हो, वीवो का हो, या रियलमी का हो, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लोज सब्सटीट्यूट इसका होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इलास्टिसिटी क्या होगी, क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी, ठीक है ना, मोर इलास्टिक होगी, ठीक है ना। ये है अपना मार्केट स्ट्रक्चर मोटी मोटी। इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, जो आप मैंने बात बोली है, ठीक है ना, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। मोनोपोलिस्टिक वाला, मोनोपोलिस्टिक में हर चीज़ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के जैसी होती है। फ्री एंट्री एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है ना। क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी क्या मोबाइल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ क्या होती है, डिफरेंट क्या होती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट या हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होंगे, होंगे तो कुछ नेचर उनका सेम होगा। जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया ना मैं,
ठीक है ना, या टूथपेस्ट अलग अलग कंपनी की है ना, अलग अलग ब्रांड की, तो उस हिसाब से क्या होंगी, ब्रांडिंग उनकी अलग होगी, ठीक है ना। तो उस थोड़ा क्लोज सब्सटीट्यूट वो है। आगे समझ में, वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं मार्क, क्या सेम नंबर, ऐसे मैंने सुना नहीं कभी, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट, वो अलग चीज हो जाती है। ये परफेक्ट कंपटीशन के बेसिस पे है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे, ठीक है ना। ऐसा मैंने सुना नहीं, चल देखूंगा मैं कोई हुआ तो, क्योंकि आज तक मैंने पढ़ा नहीं कि सेम मार्केट में सेम नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। हाँ, बायलेटरल मोनोपोली जरूर होती है, उसमें क्या एक सेलर होता है और एक बायर होता है, उसके अलावा मैंने नहीं सुना, ठीक है। कोई हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन में तो एक दिमाग है सामने, क्या 100-150 दिमाग बैठे हैं, हो सकता है किसी के मन में आ जाए जो मेरा नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी 100% क्या परफेक्ट नहीं होता। पर इतना कहता हूँ, अगर मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी वो, कि कोई चीज़ नहीं सीख के गया हूँ मैं भी, ठीक है ना, सिखाई सिखाई कुछ सीखा तो सही, ठीक है। अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, उसमें मैंने पिछले सालों में देखा है कि एक आधा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में आ जाता है, ठीक है ना। सिंपल से लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं सारा प्रोवाइड करूँगा, आप बस कान खोल के सुनते रहिए, ठीक है ना, और एक कान बंद रखिए कि इधर वाले से निकाल ना दो ठीक है ना। तो पहले तो आती है कि अपने ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना करते हैं, उसके बेसिस पे है, ठीक है ना। एक होता है लोकेशन के बेसिस पे, कौन सी लोकेशन में है, ठीक है ना, तो उस बेसिस पे अलग अलग। एक होता है अपना, पहली चीज आती है कि प्राइमरी मार्केट, या एक होता है विलेज मार्केट। स्टार्ट करते हैं किससे, विलेज मार्केट। विलेज मार्केट आपको बताइए क्या होता है, ठीक है ना, जिसमें गांव का फार्मर्स और जो लोकल ट्रेडर होगा उनके बीच में क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है ना। वो होगा तो जाहिर सी बात है छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, है कि नहीं, गांव वाले। उसके बाद आते हैं अपने प्राइमरी होलसेल मार्केट में, ठीक है ना। उसके बाद किस में आते हैं, प्राइमरी होलसेल मार्केट में। तो जो वो ट्रेडर गांव वाला है, ठीक है ना, या तो वो, या कभी कभी क्या करते हैं फार्मर खुद, आजकल तो ये रीति चल गई कि फार्मर खुद ही लेके आ जाता है। और प्राइमरी होलसेल मार्केट होता कहाँ है, तालुका, तालुका समझते हो, तालुका साउथ वाले समझते हो, तालुका ब्लॉक, ठीक है ना। तो ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे वो मार्केट होता है, कौन सा, प्राइमरी होलसेल मार्केट, ठीक है ना। तो जब क्या, या तो गांव का कोई ट्रेडर, लोकल ट्रेडर, वो भी कहाँ लाता है अपना प्रोड्यूस, जो खरीद के लाया वो भी, या फार्मर खुद, ठीक है ना। वहाँ कौन होता है, कमीशन एजेंट, है ना। आप कभी मार्केट में जाओ, ये जरूर देखना कि उस दुकान पे गोदारा सन्स नीचे लिखा होगा कमीशन एजेंट, ठीक है ना, देखना आप, ठीक है ना। वो क्या करवाता है, कमीशन एजेंट क्या करता है मार्केट में, बताओ। माल खरीदता है क्या, नहीं खरीदता। वो फॉर अपने को क्या देता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, अपना फिजिकल टाइटल नहीं रखता कभी प्रोड्यूस पे, ठीक है ना। तो अपन क्या करता है, वो फैसिलिटी, एक मिडिलमैन का काम करता है। वो क्या करता है, वहाँ ऑक्शनर को बुलाता है, ऑक्शनर समझते हो, बोली लगाने वाले को बुलाता है, अपना वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, अपनी जो भी करवाना है माल के साथ, अपने प्रोड्यूस है उसके सफाई करवानी है, जो भी ग्रेडिंग, ठीक है ना, जो भी करानी है वो करवा देता है। फिर अपना वो क्या कर लेता है, कमीशन काट लेता है, ठीक है ना। वही काम करता है, फिजिकल टाइटल नहीं रखता अपने ऊपर, ठीक है ना। तो वो उसमें होता है, तो वो या तो क्या विलेज वाला ट्रेडर या फार्मर्स खुद वहाँ लेके आते हैं, जब कोई छोटी क्वांटिटी है, इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी। दूसरा आता है सेकेंडरी होलसेल मार्केट, ठीक है, कौन सा होता है, सेकेंडरी होलसेल मार्केट। वो कहाँ होता है, जंक्शन में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, ठीक है ना। तो वहाँ कौन आएगा, फार्मर खुद भी आ सकता है जो पास में हो, ठीक है ना, या कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट कैसे आएगा, वो तो माल खरीदता ही नहीं है, वो क्यों जाएगा वहाँ। जो ऑक्शनर होते हैं वो भी ट्रेडर ही होते हैं, ऑक्शनर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कमीशन एजेंट को एक आड़तिया सुना है, कच्चा आड़तिया और पक्का आड़तिया, दो चीज। पक्का आड़तिया कौन सा होता है,
पक्का आरतिया कमीशन एजेंट ही होता है, जो अपना वो पूरा स्टेब्लिश वहाँ रखता है स्थायी रूप से। कच्चा आरतिया का तो क्या पता कब कहाँ भाग जाए, उसका कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट वो आता है। ठीक है ना। तो अब सेकेंडरी होलसेल मार्केट कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ठीक है ना। सेकेंडरी होलसेल मार्केट कहाँ होता है स्टेब्लिश? ठीक है ना। किस किस के बीच में ट्रांजेक्शन होता है वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट का है ये लोकेशन क्या है इसकी। तो वो होता है जंक्शन या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। वो या तो वहाँ कोई नज़दीकी फार्मर या क्या जाएगा ट्रेडर के बीच में क्या होगा, या होलसेलर और ट्रेडर के बीच में क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है ना। आई समझ में इतनी। एक होता है अपने सी बोर्ड, सुना है? सी बोर्ड बंदरगाह के नज़दीक मार्केट होते हैं, सुना है क्या कभी? वो क्या करते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है। और एक होता है टेरिटरी मार्केट, टेरिटरी मार्केट। ठीक है ना, या ट्रेजरी मार्केट जो भी बोलो आप। वो कहाँ होता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है ना, ठीक है ना, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है ना, बेंगलोर, इन में जो मार्केट होते हैं बड़े, वो क्या होते हैं? वो होलसेलर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है वहाँ। ठीक है ना। किसके बीच में? होलसेलर के बीच में। ठीक है ना। चारों आया समझ में? कुछ नहीं है, सब जानते हैं अपन मार्केट के बारे में। अरे सब जानते हैं, हाँ भर रहे हो। मैं मार्केट की डेफिनेशन पूछ लूँ तो एक ही नहीं बताएगा। श्योर है? ले मार्केट की डेफिनेशन बता दो। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसके अलावा कुछ नहीं, सीधा ही इंटरनेशनल मार्केट में। है? ठीक है ना। बताओ, लियो मार्केट की डेफिनेशन बता दो आप। जब से हाँ हाँ किसी ने पूछा कि मार्केट ही क्या होता है सर, वही नहीं पता मैं। बायर्स का ट्रेड। मार्केट में जाते हो, दिल्ली मार्केट का नाम लेते हो, अच्छी अच्छी शॉपिंग भी करके आते हो। ठीक है। कहाँ जाते हो? वो एक प्लेस होता है क्या, एक स्थान होता है सबसे पहले तो। फिर वहाँ कौन कौन होता है? बायर्स हो रहे हैं। वो क्या करते हैं? किसका? किसका करते हैं? गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है ना। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ क्या हो, क्रेता और विक्रेता के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता हो। ठीक है ना। वो क्या है? यही नहीं पता? ठीक है ना। मार्केटिंग। मार्केटिंग बताओ। है? प्रोसेस एक रट। ठीक है ना। जो अपने सेल वगैरह करते हैं, बार्गेनिंग वगैरह करते हैं, वो सारी प्रोसेस क्या होती है? मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बताओ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जो प्रोडक्शन यूनिट से जब अपन प्रोड्यूस को कंजप्शन यूनिट तक पहुंचाते हैं, जिसके बीच में जितनी सारी एक्टिविटी आती है, इन्वॉल्व होती है, वो क्या होती है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है। ठीक है ना। क्या होती है वो? एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है। ठीक है ना। अब एक मार्केट आता है, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है अपने कमोडिटी का, उसके बेसिस पे। ठीक है ना। कभी पढ़ा है रिटेल और होलसेल मार्केट? रिटेल मार्केट में क्या होता है? क्या होती है रिटेल? रिटेल शॉप क्या होती है? कि छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन हो। ठीक है ना। और होलसेल मार्केट क्या होता है? जहाँ लार्ज क्वांटिटी में क्या हो। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, शॉर्ट रन, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है ना। एक तो होता है शॉर्ट रन, मीडियम, लॉन्ग रन और सेक्युलर मार्केट। ठीक है ना। तो शॉर्ट रन मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म मार्केट वो होते हैं जो घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए या एक दिन के लिए लगते हैं। ठीक है ना। वो कौन से होते हैं? शॉर्ट रन। आते कुछ शाम को देखे होंगे आपने, रेडी वाले आते हैं, सब्जी वाले शाम को आते हैं, 2 घंटे रेडी लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। देखा है क्या ऐसा कभी?
ठीक है ना, उनके पास क्या वो क्या करके आते हैं, सप्लाई फिक्स लेके आते हैं। देखा है ना, रेडी वाले सप्लाई फिक्स लेके आते हैं, ठीक है ना। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे वो, मान लीजिए कोई रेडी वाला आया, सब्जी की रेडी लगाई, उस मोहल्ले में शादी है, मंदोरा है, ठीक है ना, वो गोभी ले गया 10 किलो, तो वहाँ क्या उसको पता चल गया ये गोभी तेरे से लेंगे 10 किलो, ठीक है ना, तब वो क्या करेगा, क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है उसके पास, और तो प्रोडक्शन कर नहीं सकता वो, प्राइस क्या कर देगा वो। तो शॉर्ट रन में प्राइस कौन डिसाइड करता है, सप्लाई या डिमांड है, सप्लाई या डिमांड है, ठीक है ना, क्यों सप्लाई फिक्स है उसकी, ठीक है ना। आई समझ में, सर पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या ला रहे हो आप, है, ठीक है ना। दूसरा होता है मीडियम, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, एक वीक के लिए, या ऐसे लगता है ना, मंगलवार कोई मेला लगता है, हर बार लगता है, हर महीने बुधवार को कोई लगता है, ठीक है ना, वो क्या होगा, ठीक है ना। एक होता है लॉन्ग रन। अब ये बताओ मेरे को, शॉर्ट रन मार्केट कौन सी कमोडिटी के लिए लगता है, गुड, ठीक है ना, तो ये कौन सी कमोडिटी के लिए लगता है, पेरिशेबल के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लॉन्ग रन लेस ड्यूरेबल के लिए, थोड़ी बहुत ड्यूरेबल हो, ठीक है ना, ये महीने के लिए, ठीक है ना, ये 2 महीने के लिए, ऐसे मार्केट होते हैं। और सेक्युलर मार्केट होते हैं, वो क्या होते हैं, परमानेंट मार्केट होते हैं, वहां से हिलते ही नहीं है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, परमानेंट मार्केट कौन से होते हैं, तो वो कौन सी कमोडिटी के होंगे, पेरिशेबल या ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, जो जल्दी खराब नहीं होती, नाशवान नहीं होती, उनके लिए वो क्या होते हैं, सेकुलर मार्केट होते हैं। आया समझ में इतना, ठीक है ना। कुछ मार्केट होते हैं जो स्पेसिफिक कमोडिटी के लिए होते हैं, ठीक है ना, कुछ मार्केट में डाइवर्सिफाइड मार्केट होते हैं जिसमें सारी कमोडिटी मिल जाती है, होता है क्या ऐसा, छोट कुछ मार्केट ऐसे होते हैं स्पेशल उसी मार्केट इसी कमोडिटी की सेल होगी उसमें, ऐसा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, और जो जिसमें सारी कमोडिटी हो छोटी छोटी मात्रा में उसको, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एक होता है कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट, एक होता है फ्यूचर मार्केट, सुना है क्या कभी, ठीक है, कैश या स्पॉट मार्केट, ठीक है ना, कैश या स्पॉट, कैश मीन्स हाथों हाथ ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, जैसे मैंने इधर से चीज खरीदी इधर से पैसे, ठीक है, ऑन द स्पॉट क्या हो गया, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। और फ्यूचर मार्केट क्या होता है कि कमोडिटी तो मैंने आज खरीद ली, ठीक है ना, और ट्रांजेक्शन कब होगा, कोई फ्यूचर डेट में, ठीक है ना, टी टाइम में कोई बिजनेस हो गया, ठीक है ना, कोई समझौता हो गया या कोई बात हो गई, ठीक है ना, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन ट्रांजेक्शन कब होगा, कोई फ्यूचर डेट में, T+1 टाइम में, वो क्या होता है, फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है ना। और शेयर बॉन्ड इनका जो मार्केट होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है ना, कौन सा मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट। ये क्वेश्चन मेरे ARS मेंस में आया था अभी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बॉन्ड शेयर जो मार्केट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट, ठीक है। आई समझ में, लगभग आएगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, प्राइमरी होलसेल और सेकेंडरी होलसेल मार्केट, बाकी टाइम, ठीक है ना, इन दोनों से क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कहीं। एक बार लोकेशन के बेसिस पे हो जाता है, को गांव में क्या होते हैं, जिस मार्केट की लोकेशन होती है वो क्या हो जाता है, विलेज मार्केट, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी सिटियों में होते हैं, ठीक है ना, नेशनल मार्केट, ठीक है ना, जो से बोर्ड पे होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। उसके बाद आता है मार्केट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, सब बता दूंगा मैं, इनाम एनोम ये रटने वाली चीज है, इनाम ही बता देता हूँ, ठीक है ना। APMC देखो कहाँ लोकेटेड है APMC, ठीक है ना, APMC कहाँ लोकेटेड है, ठीक है ना, हाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है तो किस में आएगा वो, ठीक है ना। और कई ऐसी तहसीलें भी होती है, ब्लॉक होते हैं जो बड़े काफी बड़े। मार्केट यार्ड क्या होती है, मार्केट यार्ड होती है कि मार्केट के आसपास का क्षेत्र जो वो कवर कर रहा हो वो क्या होता है, मार्केट यार्ड।
अगर किसी के पास मार्केट यार्ड क्या है, बड़ी है, ठीक है ना, तो वहां भी एपीएमसी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी हो, ठीक है ना। आगे समझ में। अब ई नेम की बात आती है। ई नेम कब स्टेब्लिश हुआ था, कब? 19 फरवरी। 19 फरवरी को सोयल हेल्थ कार्ड कब हुआ था? ठीक है, मेन पर्पज क्या था? चलो एक बार मैं ये करवाता हूँ, मार्केट इंटीग्रेशन इसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें इधर उधर से घुमा के ई नेम बीच में फंसा देंगे, ठीक है ना। मार्केट इंटीग्रेशन, मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, स्पेसिफाइड मार्केट, हाँ स्पेशलाइज्ड मार्केट है, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई वीट मार्केट होता है, ऊन मंडी है, चना मंडी, नोर, ठीक है ना, ये क्या है, एक स्पेशल कमोडिटी के जैसे नाम, ठीक है ना, वो स्पेशल। अब बताओ मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है? मार्केट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? एकीकरण, ठीक है ना। अब एकीकरण किस प्रकार से हो सकता है? एक मान लीजिए कि एक फर्म है अपने पास, ठीक है ना, कोई काम किसी भी उसमें अपन कुछ प्रोड्यूस करें, जैसे मान लीजिए कोई नमकीन प्रोड्यूस करें, कोई फर्म है, ठीक है ना, या मान लीजिए दाल फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो ऐसी 3-4 फैक्ट्री और है मार्केट में, ठीक है ना। अब अपन कोशिश करते हैं कि जो 2-3 और है उनको अपने अंडर में ले लें, ठीक है ना, उनको क्या कर लें, अपने अंडर में ले लें, एकीकरण कर लें उसका, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ होती है। एक होता है एक, जैसे अपन कोई फर्म है उसमें अपन क्या पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, पैकिंग कर रहे हैं, तो अपने को लग रहा है क्यों ना अपने पैकिंग के साथ क्या करने लग जाए, प्रोसेसिंग भी करने लग जाए, है कि नहीं। उसके बाद रिटेलर वाला काम भी करने लग जाए, होलसेलर वाला काम भी करने लग जाए, कि सिमिलर फंक्शन है उसके रिलेटेड, वो क्या कर ले अपन एक साथ अपन ही करने लग जाए, ठीक है ना, है कि नहीं। जब क्या, या तो कोई फंक्शन सिमिलर फंक्शन या कोई सिमिलर क्या फर्म, उसको अपन क्या कर ले, एक सिंगल मैनेजमेंट के अंदर ले लेंगे, तो वो क्या होगा, मार्केट का इंटीग्रेशन। जब अपन क्या एक सिमिलर फर्म होगी उस पर अगर अपना कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है ना, उसको अपने में मिला लेंगे, तो वो क्या होता है, ओरिजेंटल इंटीग्रेशन। क्या होता है, ओरिजेंटल इंटीग्रेशन। मान लीजिए ओरिजेंटल इंटीग्रेशन कौन सा होता है, जो अपने फर्म को कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है ना, जो क्या करिए, सिमिलर फंक्शन अपने जैसा कोई कार्य कर रही है उसको। और एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है कि अपने जो समान कार्य कर रहे हैं, अपने जो कार्य कर रहे हैं, फंक्शन है अपना, उससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं, और भी फंक्शन है, उनको क्या कर लेते हैं, अपने फर्म के कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में। जैसे मैंने बताया कोई वीट वाला है, वीट क्या कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, फ्लोर बना के किसी को दे रहा है, आटा बना के, वो क्या कर रहा है, ओनली पैकिंग कर रहा है। अब वो क्या सोच रहा है कि मैं प्रोसेसिंग भी कर लूँ, आटा भी बना लूँ, ठीक है ना, हो सकता है वीट प्रोड्यूस भी कर लूँ, ठीक है ना, रिटेलिंग भी कर लूँ, होलसेल भी कर लूँ, है कि नहीं। होलसेल मतलब वो लार्ज क्वांटिटी में उसको आगे रिटेलरों को ट्रांसफर, रिटेलर भी मैं ही बन जाऊँ, आगे लोगों को मैं ही दूँ, ठीक है ना। जब अपन क्या करेंगे, जब अपन फंक्शन कर रहे हैं, जो भी अपन क्या है पहले से एग्जिस्टिंग फंक्शन है अपना, उससे अगर क्या बैकवर्ड चलते हैं, ठीक है, बैकवर्ड किधर, प्रोसेसिंग की साइड या प्रोडक्शन की साइड, तो वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जब अपन क्या कंज्यूमर की तरफ चल रहे हैं, रिटेलिंग, होलसेलिंग, समझ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। आए समझ में, कहानी आई है क्या समझ में, ठीक है ना। एक मिनट, इनका अर्थ, बैकवर्ड तो क्या होता है कि जब अपन प्रोडक्शन जो यूनिट होती है उनकी तरफ चलते हैं, समझ रहे हो। जैसे अपन पैकेजिंग कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, अब अपन क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग भी करने लगे उसको। प्रोसेसिंग कहाँ से कर रहा था, जो प्रोडक्शन कर रहा था उससे लेके आ रहा था, तो अब प्रोडक्शन भी करने लगे, तो मतलब अपनी प्रोडक्शन यूनिट है उस तरफ जा रहे हैं, तो वो कौन सी हो गई, बैकवर्ड, ठीक है। और जो अपन क्या कंज्यूमर की साइड जा रहे हैं, तो वो कौन सी हो गई, रिटेलिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, जो भी है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट हो गई उधर, तो वो किस में आ जाएगी, सारा अपने सिंगल फर्म के अंदर। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, किसके, उसके भी और कंज्यूमर के भी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई प्रोड्यूस कर रहा था, उससे कोई प्रोसेसर खरीद के लेके आया, ठीक है ना, प्रोसेसर उसने अपना प्रॉफिट निकाला, प्रोसेसर को बेच दिया। अब प्रोसेसर क्या किया, प्रोसेसिंग की, उसके बाद अपना प्रॉफिट और निकाल लिया, समझ रहे हो।
वो किसको भेज दी, पैकिंग करने के लिए, ठीक है। अब पैकेजिंग उसने पैकिंग की, उसने फिर अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया उसमें, फिर वो किसको, होलसेलर को, होलसेलर ने फिर क्या किया, कुछ नहीं किया उसने, ओनली फॉर क्या, लार्ज क्वांटिटी में खरीद के रिटेलर को दे दिया, तो उसने क्या फिर अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। अब कितनी बार प्रॉफिट ऐड हो गए, ठीक है ना। तो वो कंज्यूमर तक गया, वो कितना महंगा हो गया। लेकिन अगर वही काम वो अकेला पैकेजिंग वाला क्या करे, वही प्रोडक्शन किया, वही उसने क्या किया, प्रोसेसिंग कर ली, उसने पैकिंग कर ली, उसने होलसेलिंग, उसने रिटेलिंग, समझ रहे हो। हाँ 1 मिनट नहीं पहुंचे, एक बार आप थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिए इसको, ठीक है। डोंट वरी, पहुंच जाएंगे आराम से। साइलेंट साइलेंट, ठीक है ना। तो वो अगर वो काम क्या कर लिया, अपने सिंगल मैंने फर्म में वो ले आया, तो ठीक है ना, वो अपना जितना पहले प्रॉफिट निकाल रहा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लिया, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लिया, तो भी कंज्यूमर की इतनी महंगी नहीं पड़ेगी वो। ये मोना और बाबू सब चुप हो जाएगा। साइलेंट कहाँ से होगी यार ये चुन, उनको थोड़ा मैसेज करके बता दो आप। इसमें चल रहा है क्या कहीं, इसमें नहीं आ रहा कहीं, चलो। अब देखो क्या कि मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी वहाँ, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्जिन बढ़ गया, जितने भी क्या हुए मिडिल मैन अंदर आए ना, वो अपना अपना क्या होने लगे, प्रॉफिट ऐड करने लगे। तो वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो गुड्स आई है, जो प्रोड्यूस आया है, तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, ठीक है ना। क्यों ना अपन वो बंदा अकेला बोल रहा है कि सारा काम मैं ही कर लूँ, कॉस्ट ऐड करके मेरा थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मैं ऐड कर दूंगा, तो भी कंज्यूमर को वो इतनी महंगी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, वो सारा काम मैं ही करने लग गया। आगे समझ में, तो ये फायदा रहता है। एक होता है कॉन्ग्लोमरेशन, क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेशन, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि कोई अनरिलेटेड वस्तुओं को अपने कंट्रोल में ले लेना, या जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है वही वस्तुएं क्या करने लग जाना, प्रोड्यूस करने लग जाना, या उनको अपना कंट्रोल करना। जैसे रिलायंस है, ठीक है ना, रिलायंस क्या, सिम भी आ गई, पेट्रोल भी आ गया, है कि नहीं, मार्केट में और भी चीज़ें उसकी आ गई। तो वो एक फर्म क्या थी, एक थी, वो काम भी प्रोड्यूस भी अलग अलग चीज़ें कर रही है, कंट्रोल, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जैसे इंटीग्रेशन में क्या था कि वीट का प्रोसेसिंग भी वही है कि नहीं, वो सारा क्या था, एक दूसरे से रिलेटेड था इंटीग्रेशन में। और कॉन्ग्लोमरेशन में क्या होता है कि एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं होता, कंट्रोल तो एक ही फर्म का होता है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता। आई समझ में। अगर फर्म पर कंट्रोल करेंगे तो वो कौन सी होगी, ओरिजेंटल इंटीग्रेशन। और कोई फंक्शन पे, सिमिलर फंक्शन पे अगर अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने सिंगल मैनेजमेंट में, तो वो कौन सा होगा, वर्टिकल। आगे समझ में। अब देखो जितने के मिडल मैन ज़्यादा होगे तो उतनी क्या होगी, कंज्यूमर को भारी पड़ेगा, ठीक है ना। आगे समझ में। एक चीज़ होती है प्राइस स्प्रेड, सुना है कभी, मार्केट मार्जिन, ये छोटे छोटे नाम है। मार्केट मार्जिन का नाम सुना है क्या कभी, मार्केट मार्जिन का, जितना अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं ना मिडल मैन और बीच में, वो क्या होता है मार्जिन, कि अपना मार्जिन कितना रखेगा, तो है कि नहीं, कि भैया 10% 12% मार्जिन रखूं, तो वो क्या है, ठीक है ना। प्राइस स्प्रेड क्या होता है, प्राइस स्प्रेड, प्राइस स्प्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर, प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। समझ रहे हो कि प्रोड्यूसर है उसको कितनी प्राइस मिली उस प्रोडक्ट की, ठीक है ना। मान लीजिए वीट है, अपने कितने प्रोड्यूसर है उसने 2000 रुपये में बेची, ठीक है ना। वो वीट बहुत ज़्यादा मिडल मैनों से होते हुए कहाँ गई है, कंज्यूमर के पास, अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास गई है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर ने उसको 4000 रुपये में खरीदा है, तो कंज्यूमर कितने पे किए हैं उस प्रोड्यूस के, 4000 रुपये। और फार्मर्स को कितने मिले थे, प्रोड्यूसर को कितने मिले थे, ये बीच का 2000 का गैप है,
ये क्या होता है? प्राइस स्प्रेड होता है। क्या होता है? प्राइस स्प्रेड होता है। आई समझ में? तो प्राइस स्प्रेड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड प्राइस पे बाय द कंज्यूमर। आगे समझ में? एक होता है प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज, प्राइस स्प्रेड। प्राइस स्प्रेड कोई किसान है, वो वीट बेचता है 2,000 रुपये में, ठीक है ना। वो वीट कौन लेके जाएगा? जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कंज्यूमर खाने के लिए, ठीक है ना। कंज्यूमर ने उसके मान लीजिए 4,000 रुपये पे किए, ठीक है ना, क्योंकि सब अपना क्या करेंगे? प्रॉफिट ऐड करते जाएंगे और मार्जिन ऐड करते जाएंगे। तो उसको 4,000 रुपये में खरीदा, तो फार्मर्स को कितना मिला है? 2,000। और कंज्यूमर ने कितने पे किए हैं सेम प्रोडक्ट के? 4,000। तो बीच का गैप कितना रहा? 2। वो क्या होता है? प्राइस स्प्रेड होता है। आई समझ में सबको? अब एक चीज आती है प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज। क्या? प्रोड्यूसर शेयर, ठीक है ना, उत्पादक का शेयर मीन्स भाग, किस में? कंज्यूमर रुपी, जो कंज्यूमर ने पे किया उन पैसों में, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर को कितना पार्ट मिला जो कंज्यूमर ने पे किया प्रोड्यूसर ने? तो मान लीजिए कि प्रोड्यूसर ने कितने मिला था? प्रोड्यूसर को 2,000 रुपये। कितना मिला था? 2,000, ठीक है ना। और कंज्यूमर ने कितने पे किए हैं? कितना परसेंट मिलेगा? ठीक है ना। प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज, ठीक है ना। तो कितना आएगा बताओ? तो प्रोड्यूसर को कितना मिला कंज्यूमर के पैसों में से? कितना मिला? 50%। 50% कहां गया? मिडलमैन खा गया। अब जितने ज्यादा मिडलमैन होंगे तो प्राइस स्प्रेड क्या होगा? प्राइस स्प्रेड ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, ठीक है ना। प्राइस स्प्रेड क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि सब अपना क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकाल। इसीलिए कौन क्या लेके आए थे? ई नेम। क्या लेके आए थे? ई नेम, ठीक है ना। किसको? मिडलमैन को एलिमिनेट करने के लिए और मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, ठीक। किसको? अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो उसको प्राइस क्या मिलेगी? फार्मर्स को। और प्राइस कैसे, कंपटीशन कैसे बढ़ाता? ई नेम से, बताओगा कोई? कैसे बढ़ाता? स्लोगन क्या था? ई नेम का स्लोगन क्या था? वन नेशन वन मार्केट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था? कि उस मंडी में ना मात्र क्या 4-5 वो ऑक्शनर है वही रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन पूरे नेशन के जो लाइसेंस्ड क्या है, कमीशन एजेंट है या ऑक्शनर है या खरीदार है, सेलर है, वो क्या रहेंगे? उस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। उससे पहले क्या करते हैं ई नेम में? सबसे पहले माल जाता है मंडी में, उसके सैंपल लेते हैं, वहाँ लेब लगी होती है, उसमें उसकी क्या होती है? टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होते हुए सारे मेजरमेंट्स आ जाते हैं उनके, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। कोई भी प्रोड्यूस के वो 4-5 सैंपल लेते हैं जितने भी, तो उसमें सारे, जैसे अपने मस्टर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ऑक्शनर आते हैं, वो क्या करते हैं? सरसों में हाथ मारते हैं, ऐसे एक सरसों को फोड़ा, वो बता देते हैं इसमें कितना तेल है, देखो ऑयल बता देते हैं ना। उस ऑयल को देखे वो क्या कर लेते हैं? अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। क्या कोई बता सकता है ऐसे सरसों, हाथ से सरसों फोड़ के कितना ऑयल है इसमें? बता सकते हैं क्या? वो बता देते हैं, ठीक है ना। ये सही था या गलत मेथड था अपने प्राइस डिसाइड करने का? बिल्कुल गलत था। इसलिए वो क्या करते हैं मशीनरी में, क्या करते हैं? अपने जो मेजरमेंट्स है उसके जितने भी ऑयल कंटेंट हो गया, प्रोटीन, विटामिन जो भी है, कितने भी, वो क्या करेगा? स्पष्ट उसकी रिसीट आ जाएगी, तो वो रिसिप्ट क्या कर देगा? ऑनलाइन अपलोड कर देगा। और जितने भी ई नेम प्लेटफॉर्म पे क्या होंगे? पूरे इंडिया के सेलर्स होंगे, वो उसको देख रहे होंगे कि ये प्रोड्यूस क्या है, वहाँ पड़ा है, ये मेजरमेंट है, वहाँ क्या होगी? फिर उसकी ऑक्शन होगी, ठीक है ना। और माल अपने को वहाँ नहीं ले जाना है, ठीक है ना। माल कौन? जो कमीशन एजेंट ने अपना माल वहाँ दिलवाया है ना, वो अपने आप करेगा, ठीक है ना। खरीद लिया, उसको पहुँचाना है, जो भी करना है वो अब उसकी हेडेक है, ठीक है ना। अपने पैसे कहाँ हो जाएंगे? ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो गया? मिडिल मैन भी गए, है कि नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, कंपटीशन भी बढ़ गया, वहाँ क्या हजारों ऑक्शनर होंगे, है कि नहीं। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस क्या मिलेंगे? अब 5 ऑक्शनर आते हैं, वो तो अपना कार्टेल बना लेते हैं, वही बात मैंने बताया था ना, है कि नहीं। कार्टेल बना लिए कि इस प्राइस से ज़्यादा
नहीं लेना, फार्मर ऐसे खड़ा रहता है, घर पे ले जाएं या क्या करें इसका, 3,000 रुपये इसने तो बोल दिया, तो बोल दिया, ठीक है ना, इसलिए ई नेम आया था। आई समझ में, ठीक है ना। प्राइस स्प्रेड आ गया समझ में, मार्केट इंटीग्रेशन आ गया समझ में, ठीक है ना। अमूल क्या है, वो तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल, वो सारा करता है, प्रोसेसिंग भी वही करता है, ठीक है ना। और सिमिलर फंक्शन में, वैसा नहीं अमूल सर्च पे कंट्रोल नहीं कर रहा, कर रहा है क्या, एक फर्म दूसरी फर्म पे तो नहीं कर रहा, तो किस में आएगा वो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है ना। वो सारे सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं मिलक के, न कि कोई दूसरी फर्म है उस पर वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, आगे समझ में। तो वो क्या होगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब अपना आते हैं, क्या मार्केट मार्जिन, मार्केट मार्जिन जो बीच में जो अपना क्या रहता है, प्रॉफिट वो ऐड करते हैं ना जितना, कौन, मिडल मैन या उनकी कॉस्ट, वो सारा क्या होता है, मार्जिन हो जाता है उनका, ठीक है ना, सारा वो क्या हो जाता है उनका, मार्जिन हो जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट भी होते हैं, एक रिलेटिव भी होते हैं, ये आगे का लफड़ा है। तो इसमें जैसे बोलते हैं तो कंज्यूमर शेयर, इनके अलग अलग नाम है, मार्केट मार्जिन है ना, तो उसमें क्या करेगा, इसमें वो ऐड नहीं हो रहा, क्या प्राइस स्प्रेड में क्या ऐड नहीं हो रहा, उसमें अपन जो खरीद रहा है ना वो भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। जो क्या मतलब, इसमें जो मिडिल मैन खरीद रहा है, अब तू मेरे से खरीद रहा है, तो मैं मेरी प्राइस किस में ऐड नहीं करूंगा, किस में, मार्जिन में, मार्जिन में सिर्फ मेरा मार्जिन होगा, ठीक है ना। अब अपन जाते हैं तो ऐसे नहीं बोलता भैया इतने पैसे तो मेरे लगे, मार्जिन का मैं 10% मार्जिन रखूंगा, आगे समझ में, ठीक है ना। इसमें क्या प्राइस स्प्रेड में क्या है, सब अपनी अपनी क्या कर लेंगे, प्राइस जिस प्राइस पे खरीदे वो भी निकालेंगे उसमें, ठीक है ना। मार्जिन ओनली फॉर, अब मार्जिन एक का भी हो सकता है और सारे मार्केटिंग चैनल का भी पूरे का भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, किस में, रिपोर्ट का हाथों हाथ रिपोर्ट आती है, ऐसे नहीं है कि कोविड की तरह 3 दिनों में 4 दिन, वहीं हाथों हाथ, मार्केट में है ना, मार्केट में तो देखना ई नेम का ऑफिस होगा, उसमें तेरा सैंपल गया, उस मशीन में डाला, लेबोरेटरी में जाना क्या, मंडी में जाएगी तो मंडी में ही होती है लेबोरेटरी, देखी नहीं तने मंडी में होती है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की है स्पेशल इन ऐप पर, सीसीएम नियाम है ना, सीसीएस नियाम सुना है कभी नाम, उसमें ट्रेनिंग की है, ई नेम पर पूरी ट्रेनिंग की है, ठीक है ना। तो मंडी के अंदर ही होता है ई नेम सेंटर, ठीक है ना, वहाँ लेबोरेटरी, पदमपुर नाम सुना है, पदमपुर ब्लॉक लेवल का, ठीक है ना। उसमें भी देखो, हर मंडी के में आजकल बहुत थोड़ी सी भी बड़ी मंडी है ना, यार्ड थोड़ा सा मोट बड़ा है, उसमें ई नेम है, ठीक है ना। तो देखना मार्केट में जाके, यहीं कोई चंडीगढ़ तो मार्केट मिलेगा नहीं तेरे को, कहीं मार्केट मिलेगा ना, तो उसमें देखना, या तुम पूछना किसी को कि मंडी में ई नेम की लेबोरेटरी है कि नहीं, हर मंडी में होती है, ठीक है ना। जो क्या हो ई नेम से जुड़ा हुआ है ना मार्केट, उसमें हर मंडी में होती है, देखना वहीं लाइब्रेटरी लेबोरेटरी होती है, सैंपल वहीं से सैंपल लेना जाके लेबोरेटरी में देना, बस नमी खत्म नहीं, उसी दिन विद इन 5-5 मिनट अपने पास रिसिप्ट मिल जाती है, अपन कर लो ये तुम्हारे माल की रिसिप्ट है, ठीक है ना। अब अपन दिन सुबह 2 प्रॉब्लम्स छोड़ के गए थे, ठीक है ना, कौन कौन सी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, वो किस तरह से सोल्व करनी है अपन को, ठीक है ना। अपन ने बोल तो दिया क्या इकोनॉमिक्स से क्या है, आर्ट है, ठीक है ना। तो आर्ट कैसे है, पूरा पूरा क्या करना है अपन को, उसको समझाना पड़ेगा। हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्निक अपन काम में लें, ठीक है ना, कौन सी टेक्निक अपन काम में लेते हैं, कौन सी टेक्निक काम में लेंगे, कैसे डिसाइड करोगे आप, जिसको अपन को, जिस पर कॉस्ट कम मिले आए अपन को, ठीक है ना। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करते हैं अपने, फैक्टर फैक्टर सब्सटीट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर फैक्टर सब्सटीट्यूशन पढ़ते हैं, मतलब 2 फैक्टर से अपने पास 2 इनपुट्स है, उनको एक दूसरे से क्या करना, प्रतिस्थापित करना या सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है ना। क्यों करना है, क्योंकि दूसरे की लागत पहले से क्या है,
कम है, इसलिए क्या करना है, एक को दूसरे से रिप्लेस करना है और आउटपुट अपना कितना उतना ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो फैक्टर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन किस लिए होता है, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है ना। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन अपन को क्या है, न्यूनतम लागत का वो कॉम्बिनेशन देखना होता है, किसमें, फैक्टर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन में। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन में कौन सा प्रिंसिपल ऑपरेट होता है, ठीक है ना, कौन सा होगा, फैक्टर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। एनएफएल के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो कौन सा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं अपना, प्रोडक्शन तो क्या रहता है, प्रोडक्शन क्या रहता है अपना, सेम रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है। प्रोडक्शन क्या रहता है अपना, कांस्टेंट। ये मान लीजिए प्रोडक्शन का क्या है, कर्व है, ठीक है ना। कोई भी कॉम्बिनेशन हो इनपुट का, दोनों इनपुट का, ये इनपुट कौन सा है, x2, ये कौन सा हो गया, x1, ठीक है ना। दो इनपुट्स है अपने पास, मान लीजिए x1 और x2, ठीक है। अपन क्या करें हैं, x1 की एक यूनिट और x2 की कितनी ले रहे थे, 10 यूनिट ऐड कर रहे थे, ठीक है ना। तब अपना प्रोडक्शन कितना था, यहां मान लीजिए 100 क्विंटल था, समझ रहे हो, ठीक है ना। ये x1 क्या है, x2 से सस्ता है, तो अब अपन क्या करेंगे, x1 को ऐड करेंगे या रिप्लेस करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, सॉरी, x1 को ऐड करेंगे, x2 को क्या कर देंगे, ठीक है ना, सैक्रिफाइस कर देंगे। मान लीजिए इसका 8 यूनिट, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या किया, इसकी 1 यूनिट और ऐड कर ली, तो इसकी क्या कर ली अपन ने, समझ रहे हो। तो अब क्या कर रहे हैं, दो फैक्टर एक दूसरे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि इसकी 1 यूनिट अपन ने क्या किया, ऐड किया, तो इसकी 2 यूनिट क्या कर दी अपन ने, कम कर दी, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, फैक्टर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आगे समझ में आइएगा, कुछ समझ में क्यों करते हैं ये, अपन को वो कॉम्बिनेशन निकालना है जहां क्या हो, अपनी कॉस्ट मिनिमम हो, किसके लिए, 100 क्विंटल कोई भी आउटपुट अपन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। और इस कर्व को क्या बोलते हैं, इस कर्व को, जो दोनों कॉम्बिनेशन बता रहा है, किस किस का, दोनों इनपुट्स का या फैक्टर का, किसके लिए, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए। और प्रोड्यूस क्या है यहाँ, तो इसको बोलेंगे, ये प्रोडक्शन का कर्व है, इसको क्या बोलेंगे, आइसो क्वांट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, आइसो क्वांट। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, कि इसकी नेचर, ठीक है ना, वही कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें। एक तो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, दूसरी चीज क्या है इसमें, आइसो क्वांट की नेचर, किस टाइप का है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन यहीं से ऊपर से उठ गया, क्योंकि तो इसका नेचर कैसा है, डाउनवर्ड है, कहां से कहां तक, लेफ्ट टू राइट, इतना तो आपने देखते ही पता चल गया, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इसमें कॉन्वेक्सिटी है क्या, ये है क्या, तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स भी होता है, ठीक है ना। क्या होता है ये, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब देखो, जो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना, किस रेट से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना, किस रेट से रिप्लेस कर रहा है, इसकी 1 यूनिट इसकी 2 यूनिट को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसकी 1 यूनिट इसकी 2 यूनिट को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट करने की रेट है ना, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। सुना है क्या कभी नाम MRTS का, नहीं सुना। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। टेक्निकल क्यों बोलते हैं, दो टेक्निक है, इनको क्या कर रहे हैं अपने एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किस इसका अपन ने वहां क्या किया था, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, ठीक है ना।
वहाँ क्या कर रहे थे, एक इनपुट चेंज हो रहा था उसके कारण एक आउटपुट चेंज हो रहा था। यहाँ एक क्या हो रहा है, फैक्टर चेंज हो रहा है, किसके कारण, दूसरे फैक्टर को रिप्लेस करें इसके कारण, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, डेल 1, ठीक है ना। एक्स को अब क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं, उसके कारण कमी किस में आ रही है, x2 में। तो ऊपर है ये तो कौन सा हो गया, सेक्रीफाइस, ये कौन सा हो गया, एडेड रिसोर्सेज, ठीक है ना। ये तो कौन सा हो गया, सेक्रीफाइड, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, एडेड। इसको तो क्या किया अपन ने, छोड़ा है, सेक्रीफाइस किया, किसके लिए, x1 के लिए। इस रेट को क्या बोलते हैं अपन, x2 क्या है 2, ये क्या है 1, तो क्या हो गया -2, ठीक है ना। माइनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, ठीक है ना, कम हुआ है इसलिए इसको, तो -2 हो गए अब, ठीक है ना। तो इस रेट को क्या बोलेंगे अपन, वो दर, वो रेट जिससे एक इनपुट दूसरे इनपुट से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, MRTS। जितना ज़्यादा MRTS होगा, ये कॉन्वेक्सिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लीजिए क्या था कि ये x2 कितना था 10, ये कितनी यूनिट थी 1, ठीक है ना। अब घट के, अब अपन ने क्या किया है कि इसकी 2 यूनिट की है, तो इसकी कितनी यूनिट हो गई 8, ठीक है ना। कितने का चेंज आया है कि इसकी इतनी क्वांटिटी किसके बदले चेंज हुई है, इसकी इतनी क्वांटिटी के बदले, ठीक है ना, है कि नहीं। मान लीजिए इसकी इतनी क्वांटिटी और ये तो बराबरी है, और इसकी इतनी ये और ये बराबरी है, ठीक है ना। ये डेल x2, ये डेल x1, ठीक है ना। तो जो अपना रिप्लेस करेंगे अपन, जिसको रिप्लेस करेंगे उसको क्या लिखेंगे, ऊपर x2 किससे रिप्लेस हो रहा है, जरूरी नहीं कि x2 ही ऊपर आए, जो रिप्लेस होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है ना। जिसको अपन सेक्रीफाइस करेंगे वो ऊपर आएगा। ये क्या MRTS x1 x2 है, ठीक है ना। MRTS ऑफ x1 फॉर x2, समझ रहे हो, MRTS x1 किसके लिए, फॉर x2। अगर ये ऐसा होता तो क्या होता कि MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, किसकी, ऑफ x2 फॉर x1। तब यहां क्या आ जाता, -x1 डेल x1, ठीक है, आई समझ में कुछ, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या है देखो, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। इसको अपन क्या करें, छोड़ रहे हैं, किसको ऐड करें, इसको। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सस्ता है, ठीक है ना, इस पे कॉस्ट कम आ रही है। अपना मेन उद्देश्य पर्पज क्या है, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये जितना ज़्यादा होगा तो इसकी कॉन्वेक्सिटी कितनी होगी, ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होगी। फिर क्या हुआ देखो, ये तीसरी यूनिट से, ये चौथी यूनिट से, ठीक है ना। तो ये एक चीज़, ये क्या, ये नेगेटिव है कि नहीं, डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट, कॉन्वेक्स है। अगर ये ओरिजिन है अपना, और ये जो इधर ज़्यादा हो गया, तो आउटपुट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो हायर आइसो क्वांट होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आगे सुन, एक ये अगर 2 से ज़्यादा आइसो क्वांट होंगे कोई कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा कोई होंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ठीक है ना। ये 4 इसकी क्या है, मेन प्रॉपर्टीज है, किसकी, आइसो क्वांट की, ठीक है ना। अब एक चीज़ होती है कि ये 2 रिसोर्सेज अपने पास, उनको खरीदने के लिए अपन को क्या चाहिए, फंड चाहिए, क्या कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी क्या होता है कि एक होती है आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन का मतलब क्या होगा, कॉस्ट लाइन कि अपन दोनों रिसोर्सेज x2 और x1 कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदो तो अपनी इस जो लाइन है आइसो कॉस्ट लाइन, कॉम्बिनेशन पैसे उतने ही लगेंगे, ठीक है ना। उस कॉम्बिनेशन पे ही क्या होंगे, अपने पैसे लगेंगे जितने भी। जैसे मान लीजिए ये कितने रुपए है,
10 रुपये पर यूनिट है, और ये क्या है 5 रुपये पर यूनिट है। तो कितने पैसे लगे पहले कॉम्बिनेशन में? 5 और 100, 105। दूसरे में तो अपन को ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जहां अपनी कॉस्ट क्या हो, क्योंकि अब इस पर क्या हुई है, कॉस्ट कम आई है कि नहीं? इस कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उतना ही हो रहा है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, x1 को और ऐड कर रहे हैं। आगे समझ में? ठीक है ना, अपना क्या हो, मिनिमम क्या हो, कॉस्ट आए, ठीक है ना। फिर अगर कॉस्ट और कम हुई तो और अपन ने रिप्लेस कर लिया। ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ के रहना है जहां अपनी क्या हो, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो, ठीक है ना। और इस लाइन पे ही होगा, ठीक है ना, ये क्या आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है ना। अगर आइसो कॉस्ट लाइन जब आइसो क्वांट के टच कर जाती है, ये ध्यान रखना बस, कोई मोटा मोटी बात इसमें ये है कि दोनों जब क्या हो जाते हैं, इसको प्राइस रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्राइस रेशियो क्यों बोलते हैं? क्यों, ये क्या है, दोनों की प्राइस है, x1 की प्राइस है और x2 की प्राइस, जितनी होगी वो क्या ये लाइन पे होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइस रेशियो, ठीक है ना। तो प्राइस रेशियो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस रेशियो। ये क्या है, ये क्या है, इस पर जो भी स्लोप है इसको क्या बोलते हैं, एमआरटीएस, और इसका स्लोप है इसको क्या बोलते हैं, प्राइस रेशियो। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कब होगा, जब प्राइस रेशियो और एमआरटीएस क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ये याद रखना आप, ठीक है ना। इसकी लंबी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, अभी इसमें एक्सपेंशन पथ, आइसोक्लाइन, ठीक है ना, फिर इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत लंबी है। लेकिन आप इतना याद रखना कि जब आइसो कॉस्ट लाइन के आइसो क्वांट टच करता है, ठीक है, टच करेगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वहां क्या होगा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा। बस इतना याद रखना आप, ठीक है ना। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन और प्राइस रेशियो क्या हो, दोनों इक्वल हो, बस, ठीक है ना, इतना याद रखना। दूसरी चीज क्या आती है, इंटरसेप्ट, मतलब अगर दो आइसो क्वांट है अपने पास, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं कभी, ध्यान रखना, ठीक है ना, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब अपन प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, इस चीज में, कब बना क्या यहाँ तक प्रोडक्शन करेंगे, इस कॉस्ट पे, यहाँ, ये हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन है लिस्ट कॉस्ट का, अपने यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि यहीं हो, ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है। एमआरटीएस को क्या लिखते हैं, इसका ऐसा भी लिखा हुआ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एक ही बात है, ये और ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। मेन रूप से क्या है, ये दोनों इक्वल हो तब क्या होगा, अपना लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा। कई बार ऐसे आ जाता है, ठीक है ना, एक मैं बता ही देता हूँ आपको। अपन को एक कंडीशन दे देते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है कि दोनों इक्वल है। अब तो क्या हो गया, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। इससे पहले एक सिचुएशन ऐसी थी, ये सिचुएशन थी। अब ऐसे सिचुएशन देगा, आपको पूछ लेगा कि x1 को ऐड करेंगे तब लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा, या x2 को ऐड करेंगे तो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है ना। तब क्या करेंगे इस सिचुएशन में अपन, मतलब कि डेल x2, जो ये इतनी यूनिट है इसकी, ये, और x2 की प्राइस ज़्यादा है किससे, x1 की प्राइस से, और डेल x1 से। आगे समझ में? तब अपन को क्या करना चाहिए, अब किसको ऐड करना चाहिए, किसको रिप्लेस करना चाहिए, x1 को क्या करना चाहिए अब, ठीक है ना, ऐड करना चाहिए, क्योंकि x2 की क्या है, प्राइस ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको एक बार माइनस को हटा दो, ठीक है। अगर इसके जस्ट ऑपोजिट आ जाए, तब
अब क्या करेंगे, अब किसको ऐड करना चाहिए अपन को, किसको रिप्लेस करना चाहिए, अब क्या x2 को ऐड करना चाहिए और x1 से उसको रिप्लेस करना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है ना। कब तक करना चाहिए, जब तक ये सिचुएशन दोनों बराबर ना आ जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये सेम चीज होती है प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप में, ठीक है ना, किसमें, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। उसमें अपन क्या करते हैं, मैं नोट्स दे दूंगा सारे एक एक चीज लिख के बहुत इजी वे में, ठीक है ना। एक बार आप देखते रहो बस, एक बार आपको ये चीजें 5-10% भी समझ में आई है ना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी जितनी आनी है ठीक है ना। दूसरी आती है अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, इसमें प्रॉब्लम ये आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है ना, कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाए। तो अपन कौन सा प्रोडक्ट का उत्पादन करना चाहेंगे, जिसमें बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, तो अपन वो क्यों करते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं अपन, दो प्रोडक्ट को क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे मान लिया कि 5 हेक्टेयर भूमि है अपनी, ठीक है ना, अपन पहले क्या 1 हेक्टेयर पे वीट थी, 4 हेक्टेयर पे क्या था, ग्राम था। पिछले बार अपन ने देखा कि इतना वीट से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ अपना, जो उत्पादन मिला वीट से ज़्यादा मिला रेवेन्यू, तो अपन क्या कर देंगे, वीट को किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस बार 1 हेक्टेयर में और ज़्यादा बोली, ठीक है ना, ग्राम 3 कर दिया और वीट 2 कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, वीट से थोड़ा और प्रोडक्शन, एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या करेंगे अपन, अब उसमें एक प्राइस रेशियो उसमें भी होगा, वो प्राइस रेशियो किसका होगा, दोनों प्रोडक्ट का, ठीक है ना, किसका होगा, दोनों प्रोडक्ट का, Py1 और Py2, ठीक है ना। ये y क्या होता है, आउटपुट प्रोडक्शन, तो ये प्राइस रेशियो होगा कि इनकी जितना अपना उत्पादन हुआ उससे प्राइस से मल्टीप्लाई करना, अपना कितना रेवेन्यू मिला, सेम चीज़ इसमें यही होगी, ठीक है ना। लेकिन चीज़ ये आती है कि ये जो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी करो, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी करो क्या होता है कि दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बताता है, ठीक है ना, दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बताता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी करो। और इसकी इतनी भी है कि ये क्या है, कौन केव है, ठीक है ना, क्या नहीं है, कौन वेक्स नहीं है, ये क्या है, कौन कनकेव है, ठीक है ना, बस। और इसमें क्या होगा, अब एक दूसरे से प्रोडक्ट को क्या करेंगे अपने सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, MRPS, ठीक है ना, सारी चीज वही है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। MRPS मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट, उसी तरीके से जिस तरह से अपन ने क्या किया था, फैक्टर को सब्स्टिट्यूट किया था, इसी तरह से अपन दो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, डेल y2 डेल y1, ठीक है ना। ये क्या हो गया, MRPS। और प्राइस रेशियो क्या है, क्या है प्राइस रेशियो, Py1 और Py2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमम, ठीक है ना, प्रॉफिट मैक्सिमम। और इसमें ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब इसमें अगर ये कंडीशन आ गई अपनी, तो किसको ऐड करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, इसमें तो अपन क्या कर रहे थे, x1 x2 को छोड़ रहे थे, x1 को ऐड कर रहे थे, क्योंकि लिस्ट कॉस्ट इसकी क्या थी, कम थी। और इसमें क्या करेंगे अपन, y2 को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, क्या हो गया, डेल y1, ठीक है ना। तो इससे क्या मिल रहा है अपन को, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, इसको और ऐड करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। मोटा मोटी कहानी यही है, ठीक है, आई समझ में कुछ, ठीक है ना। इतना है ये इकोनॉमिक्स, और कोई छोटे मोटा जो टॉपिक बच गया होगा
ठीक है ना। तो मैं जो रिटर्न नोट्स दूंगा उनमें कवर कर दूंगा, ठीक है ना। फिर भी पूछना हो तो सर है, सर के थ्रू आप ये बोल देंगे मेरे को ये बताना है तो मैं बता दूंगा, या कभी कोई ऑनलाइन कभी बैठे हैं कहीं तो क्लास लेनी होगी तो एक आधी और ले लेंगे। क्या जे फॉर्म और ये क्या होता है, सुना नहीं यार मैंने। किस में होता है, किस में? हाँ हाँ, या मैंने सुना नहीं कभी, ठीक है ना, ना काम पढ़ा कभी, ठीक है ना, ना पढ़ा कभी कोई बुक में, ठीक है। ठीक है, कुछ कोई किसी को कोई डाउट? क्योंकि अगर आपको इस मैं बोल रहा हूँ 2 दिन में मेरा 10% भी समझ में आया ना, मैं मेरे अपना आप को बहुत मान समझूंगा। ठीक है ना।